आई थिंक सारे न्यू स्टूडेंट है क्या? सब पुराने ही हैं। अच्छा, मेरी पहली क्लास हुई है ना, सब पुराने ही हुए इसमें। आई थिंक आपकी क्लास लगी, आपकी लगी है ना मेरे से। आप लोग नए हो? आप नए हो? आप टाइम हो गया। क्या पढ़ोगे आप लोग बताओ? वैसे तो पहले बता दिया होगा क्या पढ़ना है, बताया गया है। हिस्ट्री क्लास के बारे में पता पता है ना आप लोगों को? जीके में अच्छा सब्जेक्ट पता नहीं है। कोई नहीं, शेड्यूल आप लोग को मिल जाएगा। चलो, आई थिंक टुडे इज माय फर्स्ट क्लास, राइट। एंड क्या क्या फील्ड है आप लोगों का? फ्लैट का है, ठीक है। मिक्स हैं सारे। तो मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। And as today is my first class, so definitely I should tell you about myself. My name is Rishabh Singh and I have been a teacher for the last 5 to 6 years, and I am a faculty of science and including humanities subject, ठीक है। My education qualification is masters and also I have written mains 2 times UPSC, ठीक है। So I'll be taking your modern history part and maybe other subject as well, but it's a part of administration as they will inform accordingly, there will be classes, ठीक है।
तो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड समझेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड स्टार्ट करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन से। आई थिंक एक दो स्टूडेंट को की क्लास में ये डिस्कशन हो चुका है, राइट। आपकी क्लास में हमने ये डिस्कस किया था, बट एक ब्रीफली मैं, क्योंकि बहुत सारे अदर स्टूडेंट हैं आज, है ना, तो मैं ब्रीफली एक बार कैच कर देता हूँ ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओ, ठीक है। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। और बिफोर प्रोसीडिंग विद द क्लास आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग मोर, like it's you are preparing for CLAT, right? So I think in CLAT examination there is not too much weightage of humanities subject, ठीक है। सो ओरिएंटेशन हमारा वही होगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन कहने का मतलब है कि जैसे कि जो इम्पॉर्टेंस है और उसकी वेटेज है आपके एग्ज़ाम में, इम्पॉर्टेंस एंड वेटेज भी है उसकी, जिससे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। अगर पूरा हम कंप्लीट A to Z डिटेल में जाएंगे दैट डेफिनेटली इट विल टेक ह्यूज टाइम एंड ऑल्सो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू टू मच, राइट। दैट विल नॉट हैव एनी कॉस्ट बेनिफिट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो हम अकॉर्डिंगली क्लास एग्जाम ओरिएंटेशन चीज़ें करेंगे क्लास में कवर, ठीक है, ब्रीफली जितना आप लोग को ज़रूरत है, ठीक है। और चैप्टर वाइज जैसे जैसे मैं जो भी टॉपिक वाइज जो भी करवाऊँगा उसको आप ऐसे करना कि रेफरेंस बुक से फॉलो करते चलना, ताकि वो चीज़ें कॉन्क्रीट हो जाए। Suppose today I go to cover 1857 revolt, ठीक है, and after that you go to read the same topics in a reference book, right? Now pay attention, ठीक है। जैसे कि मैं 1857 का रिवोल्ट करवाऊँ, राइट। आफ्टर दैट यू गो टू रीड द सेम कंटेंट इन अ बुक और एनी दैट कैन बी एनी बुक, आप बिपिन चंद्रा का ले लो या कोई और ले लो, ठीक है। तो आप उसमें रीड कर लिए सेम टॉपिक, then definitely there will be some more content apart from I'll be covering in the class, ठीक है। जो मैं क्लास में कवर कराऊंगा वो 80% to 90% चीज़ें होंगे, ठीक है। 10% आपको खुद की एफर्ट्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। आप कोई सोर्स फॉलो कर लो, उससे आप सेम चीज़ें पढ़ो, और जो नोट्स आप बनाओगे क्लास में, सपोज जो मैं नोट्स यहाँ पे बनवाया, तो ये नोट्स होना चाहिए आपका प्रॉपर, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपका नोट्स ही आपका सब कुछ होगा। बुक तो हज़ार लाखों मिल जाएंगे बट दैट विल नॉट बी इन यूज इन नियर टू द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप क्या करोगे, नोट्स बनाओगे तो आप हमेशा A4 साइज शीट की रहेगी, तो इसमें थोड़ा सा नीचे छोड़ दिया करना, ठीक है। जो कि मैं 80% चीज़ें मैं यहाँ कवर कराऊँगा, वो मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, इस क्लास की, और 20% आपकी होगी, ठीक है, 10 to 20%, ताकि आप सपोज 1857 में करवाया या बैटल ऑफ प्लासी में करवाया, क्लास में कमिंग बैटल ऑफ प्लासी करवाया, ठीक है। तो अगेन यू विल बी फॉलोइंग द सेम टॉपिक विद पर्टिकुलर रेफरेंस बुक, यू विल गो टू स्टडी द सेम कंटेंट, राइट। सपोज मैं कुछ चीज़ें छूट गया, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग कि मैं 80 to 90% चीज़ें मैं मेन चीज़ें करा दूंगा, फिर भी आपको लगे कि इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट है या कुछ लिंक लग रहा है आपको माइंड में, ठीक है, कनेक्टेड हो रहा है, दैट डेफिनेटली यू शुड नोट डाउन हियर। आप यहाँ पे क्या करोगे, नोट डाउन कर लोगे अपने नोटबुक में, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा नोटबुक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाद में, और जब भी आप रिवाइज करोगे तो एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा टिल द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। और आप उसी को हमेशा रिपीट करोगे, फॉलो करोगे रिवीजन पर्पस के लिए, ठीक है। सो दैट विल बी द जर्नी एंड आई थिंक इट्स अ स्मार्ट जर्नी टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जामिनेशन। बेसिक फॉलो करना है, ज़्यादा लेंदी नहीं रखना है, सोर्स मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। सोर्स को आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है बिल्कुल, जितना ईजी होगा मैक्सिमम 1 से 2 सोर्स फॉलो करो। इनफैक्ट कि ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के लिए आपके एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप एक कोई सोर्स फॉलो करना वो काफ़ी होगा, मोर देन सफिशिएंट होगा, ठीक है। अब प्लस क्लास नोटबुक, दैट्स इट। अब वो भी आप ऐड ऑन करते जाओगे तो सिर्फ नोट्स स्पेसिफिक क्वेश्चन से ही आएंगे, आपके नोट्स से ही मैच कर जाएंगे, ठीक है। तो नोट्स अच्छे से बनाना, दैट विल बी योर अल्टीमेट एसेट्स, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। जैसे कि हमें यहाँ बेसिक फ्रेम पे काम करने के लिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी नीड टू नो, एंड वेन एवर वी स्टडी एनी सब्जेक्ट, वेन एवर वी स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एनी
particular subject or topics. A question arises in ourselves, why we need to study? Just to pass the exam? There could be many reason. या तो एग्जाम पास करने के लिए हमें पढ़ना है, या फिर इसके कुछ और सेकेंडरी बेनिफिट्स है हमारे लाइफ में. प्राइमरी रीजन क्या है? ऑब्वियसली, एंड इफ इट इज क्लियर इन योर सेल्फ कमिंग, if it is clear in your mind, then definitely you will have more curiosity to study the subject, to follow the particular topics, right? If you don't have any particular reason why you need to study, why you need to prepare for the any exam, then definitely there could be some problem, there could be hesitance in your mind, right? And definitely you will be reluctant to prepare for that subject. ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए. तो आप हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? आप बताओ, कोई आंसर करो मुझे. It's a basic interaction, so be very open in the class. ठीक है, as much as you will interact with me, you will come to know more and more. ठीक है, कुछ चीज़ें हमें भी मालूम होगा, कुछ चीज़ें नहीं मालूम होगा तो हमें पता हो जाएगा. ठीक है, and in the next class we will refer the same things, and this is the cycle of a teaching. ठीक है, तो आप बताओ, why we need to study history? Tell me. To know about the major incidents happened in the past. Anything else? Anybody else? कोई और बताओ. ऑनलाइन वॉइस क्लियर है? ऑनलाइन आर यू देयर? वॉइस क्लियर है सबको? Answer me. I think you must have completed your graduation. Or how many of you have completed your graduation? Raise your hand. 1, 2, 3. You are pursuing? Okay. Okay. Many of them are still pursuing your graduation, right? ठीक है. तो हिस्ट्री पढ़ने का मतलब क्या होता है, हमें क्यों पढ़ते हैं? एक तो आपने बताया, वन ऑफ द स्टूडेंट, टू नो अबाउट द पास्ट इवेंट्स एंड व्हाट यू कैन यूटिलाइज योर पास्ट इवेंट्स एंड हिस्ट्री. वन थिंग मोर, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग आई एम टेलिंग हियर, स्टॉप मी एट दैट मोमेंट, राइट? आई विल गो टू एक्सप्लेन इन अदर वे. ठीक है, तो इससे क्या, टू नो अबाउट द पास्ट इवेंट्स, व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस, फ्रॉम पास्ट इवेंट्स एंड डाटा? it will help you to frame a particular laws, and it will help you to improve the society, right? Like if you come to know about the drainage system from the Harappa civilization, right? If you come to know about the drainage system, definitely you will go to glorify, as British have been criticizing India that they are primitive, they are pervert, they don't know anything, right? Barbaric बोलते थे हम लोगों को. But still after that, when we come to know about our civilization, we started glorifying our leaders, our scholars started glorifying our past, that we had a very rich past. You can't blame us, you can't say us barbaric and we are not educated and we are not civilized. As British का क्या मिशन था हमारे कंट्री में? They were here, they were justifying their empire in India on the pretext of civilizing mission. यही कहते थे ना? टेल मी यस और नो. उनका क्या ये था, प्रिटेक्स्ट क्या था, बहाना क्या था? क्या वी आर ऑन द सिविलाइजिंग मिशन, वी केम हियर, वी हैव एस्टेब्लिश्ड आवर एम्पायर इन इंडिया टू सिविलाइज इंडियंस, है ना? इंडियंस को सिविलाइज करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, हाउ टू लिव अ बेटर लाइफ, राइट? दे वर सेइंग दिस थिंग, बट इट वाज नॉट लाइक दैट. एज वी हैव फाइंड रिचनेस इन आवर कल्चर, richness in our past events and history, right? So we have replied in the same way and we have stood to form our own constitution, own governance system. ठीक है, फिर हमने अपना खुद गवर्नेंस सिस्टम और खुद की कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया, एंड नाउ वी आर वेरी सक्सेसफुल एज वी आर. See that, yeah, it means you want to say that would have been evolved a constitution if we were not under the British rule. This thing you want to say?
ऑब्वियसली पहले वो ट्रेड के लिए आए. What they did after that, they controlled political scenario in our country. They established their empire on the political administration setup, right? And they became the sovereign ruler in our country, right? तो ट्रेड तो उनकी मीडियम थी. ट्रेड क्या था स्टार्टिंग में, इनिशियल में वो ट्रेड पर्पस के लिए आए थे, बट दे सॉ द अपॉर्चुनिटी इन आवर कंट्री, राइट. क्वेश्चन अराइज दैट क्या ब्रिटिश की इंटेंशन क्या थी, व्हाट वाज द रियल इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश, to capture India, to establish their empire, or to carry out their trade only? Not, it's not like that. It was a moment of time. They came with the primary reason of carrying out trade with India, with Eastern countries, right? But after that, they saw the opportunity. So over the period of time, they evolved and they established their empire in India, and they captured all the territories, right? Why we have adopted so many rules, so many principles and provisions from the Western Constitution? This thing you want to say? Yeah, there is a reason over that. Suppose why I am here. One time I have been a student among you, right? Like you. So definitely I have been learning so many things about these all things: history, geography, polity, economy, and so many things. So there was the same situation. We were under the control of British, right? We were experiencing so many things by inculcating Indian members in the assembly, in the British Council, right? So we were having a very rich practices of like a sovereign rule and like British Parliament, and about their, we were very familiar with the rules and regulations of the British system, right? So suppose if you want to prepare something, suppose you want to open a company now, right? You want to start a startup, you want to begin a startup establish a startup in our country. What you will do, what will be the first stage? You would like to know about all the things related to that particular product, related to the how to start, how to initiate anything, right? So before that you will go to search on the Google, you will try to find. Medium is different, but that time there was different medium. Now currently we have different medium. We will search on the Google and we will try to learn. We will hire a teacher and something like that to train ourselves. So that time क्या था हमारे पास, जो resources अवेलेबल है, जो इंडिया में जो पूरे वर्ल्ड में प्रैक्टिस हो रहे हैं. Obviously first of all we would like to know about that, how it is being practiced in the world, what kind of setup they have evolved in their country. अभी क्या होता है हमारी कंट्री में, जैसे we would like to improve the protection and safety for the women, right? Then definitely we would try to look into other countries, what kind of setup, what kind of rules they have made in their own country, and we will try to learn something from there, right? And then after learning, after analyzing so many things, we will come to the conclusion that we should make a comprehensive, so that is more suitable to our context, जो हमारे कंट्री में सुटेबल हो सकता है. हम सीखेंगे, लर्न करेंगे, फिर अकॉर्डिंगली हम एनालाइज करके अपने लिए बना सकते हैं. सो हाउ it helps the person, it is helping you with the input, right? It will help you to input how you can gain so many knowledge, how you can come to know about the administration, how to handle the administration, how to make the constitution, what kind of approach we should adopt. So just India had learned about the approach, so that India carried out study of more than 350 constitutions of different countries. After that, our scholars came to the point that what kind of constitution we should make for our peoples, right? And we have established democratic setup, right? सो जस्ट वो किया था, एक रिवीजन था, एक लर्निंग प्रोसेस था कि हम लर्न कर लेते हैं, राइट? देखते हैं दुनिया भर में क्या चल रहा है, क्या एग्जिस्टिंग है स्टिल अभी तक, किस किस तरह के लॉज, किस किस तरह का गवर्नमेंट. जैसे पूरे वर्ल्ड में तो एक तरह की नहीं है, मोनो टाइप का गवर्नमेंट तो नहीं है ना. कहीं ऑटोक्रेसी का रूल है, कहीं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जैसे रसिया है ना, जापान, ये सब क्या है. आप दूसरे साइड ले लो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें यूएसए भी आएगा. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ज़्यादातर कंट्रीज में क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फिर सेमी प्रेसिडेंशियल है. श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, रसिया हो गया, यूएसए हो गया, क्या प्रेसिडेंशियल है. अब हमारा क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो ये सारा चीज़ें कहाँ से इवॉल्व हुआ, हमने स्टडी किया डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को, देन एनालाइज किया वुड इट बी सुटेबल फॉर आवर कंट्री और नॉट, and reach to the conclusion that such kind of laws should be framed in our constitution, right? फिर हमने रिजर्वेशन इवॉल्व किया, डीपीएसपी लाया, फंडामेंटल राइट दिया, right? Because India was rich in diversity,
still we are very rich in diversity. We are trying to form a UCC, Uniform Civil Code, right, to make our comprehensive and diversifying rules and regulations and laws in one ambit, right. एक हम aggregate करके एक uniform laws हम बनाना चाहते हैं. And which is the first state who has implemented UCC? बताओ. Which is the first state who has implemented UCC? Uttarakhand. Uttarakhand is the only state who has implemented UCC, Uniform Civil Code. अब इसमें क्या क्या चीज़ें, कुछ बताओ मेन चीज़ें ताकि आप लोगों को कुछ पता चले. एंड DPSP किस आर्टिकल के तहत ये इम्प्लीमेंट किया गया है? वाई विच आर्टिकल UCC हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड? As our Prime Minister has always been talking about this all, right? We should implement UCC, Uniform Civil Code. इस बार भी 15 अगस्त को उन्होंने बोला था रेड फोर्ट से कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट करना चाहिए, राइट. देन व्हाट इज द प्रोविजंस रिगार्डिंग UCC? हाउ गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट इट? एनी सजेशन बताओ. आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? टेल मी व्हाट इज दिस? कौन से पार्ट में है? इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, यू शुड लर्न इट. बताओ. यू शुड नो इट. सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस माइट बी कमिंग इनटू एग्जामिनेशन. बताओ. आप लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, इसका मतलब नहीं पढ़ते ना, सिर्फ रील्स देखते हैं ना. रील्स में कुछ अच्छे चीज़ें भी आते हैं, वो भी देख लिया करो. आर्टिकल 44 का पार्ट फर्स्ट में क्या है बताना. कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? क्लासेस लगी या नहीं लगी है? नहीं लगी. यूनियन एंड टेरिटरी. यूनियन एंड टेरिटरी कौन से पार्ट में है? पार्ट फर्स्ट में. पार्ट टू में क्या है? सिटीजन्स ऑफ गुड. पार्ट थ्री में फंडामेंटल राइट, ठीक है. पार्ट फोर में क्या है? DPSP. और DPSP का पार्ट कौन सा है? कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51 तक, 35 51 तक है. और ये कौन सा है? आर्टिकल 44. सो इट्स अ पार्ट ऑफ 4 DPSP. Such kind of questions has maximum chance to come in the examination, right? Because it's a basic term, basic detail about the constitution. Like which part of the constitution deals with the directive principle of a state policy? Option is part first, part second, part third, part fourth. Part 4 will be the answer, right? And which article? वैसे similarly article भी पूछ सकता है. What article 4 deals in the Indian constitution? राइट. देयर कुड बी मेनी ऑप्शंस, यू हैव टू चूज वन ऑफ देम. ठीक है. चलो हम रिफ्रेन करते हैं हिस्ट्री की तरफ ही, नहीं तो पॉलिटी में एंटर कर जाएंगे. फिर पता चले हम पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कर दें. सो वी विल रिफ्रेन विद द सब्जेक्ट. जब पॉलिटी की क्लास होगी तब हम पॉलिटी पे बात करेंगे. बट कीप राइजिंग क्वेश्चंस. ठीक है. जो क्वेश्चंस माइंड में आए कीप आस्किंग. हम इंडिया से स्टार्ट किए थे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन पे आ गए. ठीक है. तो इंडिया वॉज नॉट ए नेशन. इफ यू गो टू टॉक अबाउट बिफोर 1947, देर वॉज नॉट ए कंट्री, राइट. देर वॉज अ कंट्री इन द सॉन्ग ओनली. भारतवर्षे, भारत वर्ष जम्बूद्वीपे, राइट. ये था ना ग्रंथ में, जम्बूद्वीपे भारतवर्षे. वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? पूरे कॉन्टिनेंट को, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, एशियन कॉन्टिनेंट को, राइट. उसमें कौन सा? अफगानिस्तान से लेके कहाँ तक स्ट्रेच था हमारा? अफगानिस्तान से लेके बंगाल तक का था ना. बंगाल हो गया, फिर इधर आप इंडोनेशिया वाला सारा पार्ट है, साउथ एशियन पूरा ले सकते हो, है ना.
So this was the land that was called and pronounced as a Bharatvarshe and Jambudvipe, right? Then after that situation came. Any questions? ठीक है, फिर क्या हुआ? 1498. Who came in India? Still there is a question. Was there any link between India and other countries before 14th century? Before 14th or 15th century, during medieval times, was there any connection with India and other countries? बताओ. No idea. ठीक है. इधर कौन है? चाइना. इधर कौन है? म्यांमार. इधर कौन है? सेंट्रल एशिया है. इधर कौन है? यूरोप है. ठीक है. अब ये रूट कौन सा था? ये रूट कौन है? रेड लाइन वाली सिल्क रूट का नाम सुने हो? व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्क रूट? टेल मी. बताओ. कुछ नहीं पता. क्या क्या पढ़ते हो और क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ते हो आप लोग बताना. बस चल रहा है काम? ये काम भी नहीं चल रहा? बताओ. लेट्स हैव अ फुल फ्लेज्ड इंटरेक्शन. बताओ क्या क्या पढ़ते हो, बताओ जल्दी. I am bit younger to talk about this all, but I have enough. I am on the right platform to talk about this, so that I can talk. Tell me. बताओ क्या क्या. क्लैट क्या आता है क्लैट में, और बताना. कमेंट. रीजनिंग पढ़ते हो? एप्टीट्यूड पढ़ते होगे? हाँ, एप्टीट्यूड, इंग्लिश और क्या पढ़ते? लीगल पढ़ते और जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. ठीक है, वो हो गया ये. ठीक है. अब ये बताओ एसेंट और कंसेंट में क्या अंतर है, बताना. एसेंट और कंसेंट में क्या अंतर है? एसेंट, कंसेंट. I am not a teacher of English literature, still I am asking. चलो एक क्वेश्चन में पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछ लिया. इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दो. एनफ का बताओ. एक तो ये बता दो, ये तो बहुत ईजी है, कोई भी बताएगा. नहीं बताओगे फिर मैं अभी मूल्यांकन करूँगा सबका. ही हैज़ एनफ अंडरस्टैंडिंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. एनफ की पोजीशन क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, बताओ. इट्स 5th स्टैंडर्ड क्वेश्चन. अगर नहीं बताए इट विल रेज अ बिग blot over your head.
बताओ। नहीं पता, नहीं पता है ना। काम चल रहा है, मतलब काम भी नहीं चल रहा तुम लोगों का, ये मुझे समझ में आ रहा है। क्या करते हैं आप लोग, नहीं पढ़ते? हम्म। अरे मस्ती तो सब करते हैं, हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम भी इंसान हैं, सब करता है। बट स्टिल यू शुड मैनेज योर टाइम, इन्वेस्टमेंट, योर प्रायोरिटी। एवरीथिंग इज important in life, not only one thing. You are in trouble when you decide to do only one thing. It can be only education. If you are only education in your life, then definitely there is going to be hamper to other thing. But if you have good variety, diversity of all the things in your life, you will be a balanced person, right? And that is the smartness to being a lead life, to being a good life. ठीक है, to have a good life. But 99.9% of the persons is fail to have a balanced life, and that is the struggle. So have a smile and maintain your routine, maintain your time and become a balanced person. ठीक है, ये दोनों पता करके आना कल, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन। नहीं तो मैं डेली 2 क्वेश्चन किसी और सब्जेक्ट से पूछूंगा, किसी और सब्जेक्ट से पूछूंगा और ऐसे ही टिंकर करूंगा डेली। ठीक है, माइट इट इज गोइंग टू बी वेरी पेनफुल, बट आई थिंक इट्स अ गुड वे। ठीक है, चलो अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। चलो हाँ, तो ये क्या था, सिल्क रूट था। व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्क रूट? सिल्क रूट का इंपॉर्टेंस क्या था? अभी हम बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं, ठीक है, बैकग्राउंड क्लियर कर रहा हूँ, अपडेट आए हो। और हमने हिस्ट्री स्टार्ट करी, नो नॉट पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, बताओ व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्क रूट? Silk route was the only route that was connecting India, eastern countries with Central Asia and Europe, right? That was the only route at that time. There was not sea route. Sea route उस टाइम पे डेवलप नहीं हुआ था, राइट? सिल्क रूट क्यों फेमस था? क्योंकि सिल्क की, इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि चाइना में क्या होता है, चाइना वॉज फेमस फॉर, चाइनीज सिल्क वॉज वेरी फेमस इन द वर्ल्ड, राइट? सो यहाँ से क्या करते थे, आते थे ट्रेडर्स, अरबियन ट्रेडर्स आते थे, यूरोप से आते थे, सब यहाँ से सिल्क लेके और इस रूट से जाते थे, राइट? इधर यूरोप, इधर सेंट्रल एशिया, पूरे कंट्रीज में। सो दैट्स वाई दिस रूट केम टू नोन एज सिल्क रूट, राइट? सो what led to the establishment of other route like silk route, not silk route, sea route, as there was already route between India, eastern countries and the Central Asia. Then what led to the establishment of any other route like sea route with eastern countries, right? Obviously if you require something is, then like as we have coined a word, need is the mother of invention. If we have required something, then only we go to research about that and we want to know about those things, right? So what was there must have been some reason to find out, to establish any other route. What was the reason? Could you tell me something about it? What led to the invention of sea route? क्वेश्चन लिखा करो ताकि नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे तो यही क्वेश्चन काम आएगा। इट विल हेल्प यू टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। अब जैसे मैं बैकग्राउंड पढ़ा रहा हूँ तो जितने भी क्वेश्चंस, व्हाई वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री, ठीक है, फिर व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्क रूट, व्हाट रीजंस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ सी रूट विद ईस्टर्न कंट्रीज, राइट? इट्स अ बेसिक थिंग्स, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, समथिंग लाइक दैट। क्या नॉर्मल आप जब भी गो थ्रू करोगे तो ये चीज़ें माइंड में आ जाएगा, ठीक है? किसी भी चीज़ की स्ट्रक्चर तैयार करो, बाकी एडवांसमेंट खुद हो जाता है। तो मैं बेसिक ही प्रिपेयर कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है? स्ट्रक्चर स्केलेटन मैं तैयार कर दूंगा, बाकी फुलफिल जो करना होगा अकॉर्डिंगली आप कर लेना, ठीक है? एंड अकॉर्डिंगली यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जाम, ठीक है? जिसकी स्टफिंग अच्छी होगी डेफिनेटली दे विल टेक ओवर दैट। लिख लिए? ठीक है। अब सी रूट के बारे में थोड़ा देखते हैं। क्या हुआ, मैं क्या बोला कि ये इंडिया था, तो ये जो सिल्क रूट यहाँ से जा रहा था
सिल्क रूट पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देयर वाज इंक्रीजिंग हेजीमनी ओवर द सिल्क रूट and there was threat to security over the sea route, right? Traders were carrying out their trade. Meanwhile on the way they were facing extortion, they were facing threat to their life, and they were not able to carry out their trade with this route very smoothly because हर जगह पे उनसे क्या लिया जा रहा था, टैक्स लिया जा रहा था। अरबियन कंट्रीज इधर हो गए, सब क्या कर रहे, टैक्स इम्पोज कर रहे थे, और बीच में क्या एक्सटॉर्शन हो रहा था, मर्डर हो रहा था, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस बढ़ गया, राइट? वायलेंस बढ़ गई तो इनसिक्योरिटी फैल गया, ठीक है, इनसिक्योरिटी फैल गया। तो जो वहाँ अभी पोर्टुगीज था, पोर्टुगल रूलर, पोर्टुगीज यूरोपियन कंट्रीज, एक कंट्रीज था, इसमें उस टाइम पे जो रूल कर रहा था प्रिंस हेनरी, कौन? प्रिंस हेनरी रूल कर रहा था। अब इन्होंने डिसाइड किया टू कैरिंग आउट अ सी फेयरिंग एक्टिविटीज। सी फेयरिंग एक्टिविटीज का मतलब कि टू फाइंड एनी अदर रूट विद ईस्टर्न कंट्रीज सो दैट वी कैन कैरी आउट अ ट्रेड वेरी सेफली, राइट? सो माई ट्रेड अपना कैरी आउट कर सके ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, सो दैट वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस एंड एनी काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी इन सिल्क रूट। सो देयर वाज द सी फेयरिंग एक्टिविटी। तो उन्होंने, प्रिंस हेनरी ने प्रमोट करा, क्या प्रमोट करा? सी फेयरिंग एक्टिविटीज को, एडवेंचरस एक्टिविटीज, राइट? देन ये क्या है बताना, अफ्रीका, ठीक है। अब यूरोप से प्रमोट किया, पोर्टुगीज से प्रिंस हेनरी ने प्रमोट किया सी फेयरिंग एक्टिविटीज़ को, ठीक है। अब वहाँ से कहाँ पहुँचा, यहाँ पे क्या है ये, क्या नाम है ये अफ्रीका का बॉटम वाला पॉइंट का? केप टाउन, क्या है? केप टाउन। अब यहाँ पे पहुँचा, फर्स्ट टाइम कौन पहुँचा था? प्रिंस हेनरी ने प्रमोट किया, रिसर्च हुआ, स्टडी किया थोड़ा, ठीक है। फिर जॉन सेकंड आया, जॉन सेकंड के टाइम पे इन्होंने भी प्रमोट करा। तो इसके टाइम पे एक बार्थोलोमियास डियास नाम का नाम व्यक्ति था, बार्थोलोमियास डियास, ठीक है। ये पहुंचा फर्स्ट टाइम कहाँ पे? केप ऑफ गुड होप, यहाँ पे केप टाउन के पास पहुंचा। इसको केप ऑफ गुड होप भी बोला जाता है, ठीक है, इसीलिए नाम पड़ा होगा लॉजिकली बोलो तो, क्योंकि यहाँ तक पहुँच गया तो कुछ तो आशा आया होगा, है ना। देयर मस्ट बी सम होप इन देयर माइंड विद द यूरोपियन कंट्रीज। सो उन्होंने इस पॉइंट को नाम रख दिया केप ऑफ गुड होप, ठीक है। फिर यहाँ से फर्दर उन्होंने क्या किया, इंडिया की तरफ, जैसे ये यहाँ पे होगा, एक मिनट, तो यहाँ पे आया वो, ठीक है, यहाँ पे पहुँचा। अब यहाँ से विद द हेल्प ऑफ केरला मर्चेंट ये इंडिया आया, और इंडिया आने वाला पहला व्यक्ति कौन था बताओ? हु केम इंडिया, हु रीच्ड इंडिया फर्स्ट, हु डिस्कवर इंडिया? हाँ बताओ, बोलो। कोलंबस, कोलंबस तो अमेरिका पहुंच गया था। हाँ, वास्को डी गामा, कौन? वास्को डी गामा। इन्होंने क्या किया, ये फर्स्ट टाइम विद द हेल्प ऑफ केरला मर्चेंट इन्होंने यहाँ तक पहुँचा, केरला पहुँचा, कोस्ट ऑफ केरला। ही वेलकम बाय द जमोरिन रूलर, जमोरिन हिंदू रूलर यहाँ पे रूल कर रहा था केरला कोस्ट पे, राइट। उन्होंने उनका वेलकम किया। और जब वास्को डी गामा इंडिया में आया, देन ही सॉ द वास्ट वेल्थ इन इंडिया, इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उन्होंने क्या देखा कि इंडिया इज ए वेरी रिच कंट्री फुल ऑफ रिसोर्सेज, राइट। लाइक क्या क्या रिसोर्सेज में था हमारे पास पास्ट में? इफ यू गो टू डिस्कवर अबाउट द पास्ट, वेल्थ क्या क्या पास था? इंडिया को कहा जाता था सोने की चिड़िया। व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? वास्को डी गामा केम एंड सी लॉट्स ऑफ वेल्थ इन इंडिया, एंड व्हाट वाज द वेल्थ? वेल्थ रिलेटेड टू स्पाइसेस, कॉटन, मिनरल्स। मिनरल्स तो टेक्नोलॉजी नहीं था हमारे पास उस टाइम पे निकालने का, और कैश्यू, कैश्यू, ठीक है, कार्डामोम, ये सब क्या था, बहुत वास्ट लेवल में हमारे यहाँ पर अवेलेबल था मार्केट में, ठीक है।
फिर उन्होंने क्या किया, वास्को डी गामा 3 महीने तक इंडिया में बिताया, बहुत सारा कुछ अपना रिसोर्स इन्होंने यहाँ से परचेज किया, अब वापस फॉरेन कंट्री चले गए। देन वो उन्होंने उस प्रोडक्ट को सेल किया, देन अर्न ह्यूज प्रॉफिट ओवर दैट, ही अर्न ह्यूज प्रॉफिट ओवर दैट। अब उसको ये सारे प्रोडक्ट में क्या मिला, बहुत ज़्यादा मार्जिन उसको मिला। देन डेफिनेटली अगर किसी को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। देन ही अपडेटेड, ही रिपोर्टेड द गवर्नमेंट, अपने गवर्नमेंट को, रूलर को रिपोर्ट किया और बताया कि इंडिया में जो है इस तरह की रिसोर्सेज वास्ट लेवल पे है, वेल्थ है, इंडिया इज ए वेरी वेल्थ कंट्री, राइट। सो वी कैन इस्टेब्लिश अ ट्रेड, गुड ट्रेड विद ईस्टर्न कंट्रीज लाइक इंडिया, वी मस्ट इस्टेब्लिश, वी कैन हैव अ मोर प्रॉफिट ओवर दैट, राइट। तो उन्होंने क्या किया, फर्दर सी फेयरिंग एक्टिविटीज को प्रमोट किया और इंडिया के साथ ट्रेड इस्टेब्लिश करने का ऑर्डर दिया, राइट। और ये 1498 की बात है जब वास्को डी गामा आए थे इंडिया, वास्को डी गामा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1498 में पोर्टुगीज आया इंडिया, फिर ट्रेड इस्टेब्लिश किया। ट्रेड इस्टेब्लिश करने के बाद अब हम पोर्टुगीज को देखते हैं। अब सीक्वेंस क्या था, पोर्टुगीज आया, उसके बाद कौन आया, हाउ मेनी फॉरेन कंट्रीज केम इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, कुछ और चल रहा है, बताइए, बताओ। पोर्टुगीज आया, उसके बाद डच आया, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद डेंस। डेंस किस कंट्री को बोला जाता है अभी फिलहाल, डेनमार्क। कुछ तो वर्ल्ड वगैरह न्यूज़ नहीं सुनते, बीबीसी नहीं सुनते, कुछ भी नहीं सुनते, वर्ल्ड मैप कभी नहीं देखते, रील्स भी में भी आता है वो चीज़ें, कभी सुन लिया करो। डेंस क्या होता है, डेनमार्क, डेनमार्क है ना। लास्ट में कौन आया, फ्रेंच, 1664 में, ये लिखो, नोट करते चलो ये सीक्वेंस, पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, डेंस और लास्ट में फ्रेंच आया। पोर्टुगीज कब आया, 1498 में, और 1664 में ये आया फ्रेंच। लास्ट यूरोपियन कंट्रीज हु हैड एस्टैब्लिश्ड देयर ट्रेड विद इंडिया। डच आई थिंक 1502 में आया था, 1602 में आया होगा, हाँ। पोर्टुगीज 1498, 1602, और ये 1599 में, मतलब कम्प्लीटली तो 16th सेंचुरी में ही बोला जाता है इसको, लेकिन ये पहले आया था ऐसा खबर है, ये 1602 में आया, ठीक है। डेंस और लेट आया, इसका डेट याद नहीं है, देख लेना। फ्रेंच 1664 में आया था, 1664 फ्रेंच, ठीक है, हो गया डन। अब पोर्टुगीज में कुछ इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन जो आ सकता है आपका। एक तो इसका 2 गवर्नर था, फर्स्ट गवर्नर कौन था, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज डी अल्माइडा, डी अल्माइडा। इसकी कंट्रीब्यूशन क्या था, अब ऑब्वियसली इफ एनी कंट्रीज हैज एस्टैब्लिश्ड ट्रेड रिलेशन विद एनी कंट्रीज, अभी हम क्या अपॉइंट करते हैं, एम्बेसडर कंट्री के साथ में, फॉरेन कंट्रीज के साथ में, सारी चीज़ें अब रिलेशन को मैनेज करने के लिए, राइट। सो दैट टाइम देयर वाज द सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट, पोर्टुगीज सेंट गवर्नर, राइट, sent their officials in the form of governor, and first governor was D Almeida, right, who was known to establish Portuguese trade in India, right. D Almeida was the first governor of the Portuguese, ठीक है। इसकी मेजर कंट्रीब्यूशन क्या था पूछ सकता है, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डी अल्माइडा, या ये भी आ सकता है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज, राइट। तो डी अल्माइडा, एंड इसका कंट्रीब्यूशन क्या था डी अल्माइडा का, उतनी स्टोरी पे नहीं जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करवाऊंगा। कंट्रीब्यूशन क्या था, कार्टेज सिस्टम, कार्टेज सिस्टम,
ब्लू वाटर पॉलिसी भी जिसको बोलते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ये बताओ, आप सपोज अभी सब अपना अपना मिशन भेज रहे हैं, अभी हम भेजने वाले आदित्य मिशन, आदित्य L1 भेजेंगे, राइट। लास्ट हमने चंद्रयान 3 भेजा। सपोज इफ ही गेट समथिंग ऑन द मून, राइट, देन डेफिनेटली वी विल हैव अ पेटेंट राइट ओवर दैट। लाइक अभी जो बोलते हैं किसी कंपनी का एक प्रोडक्ट है ना, तो उसकी पेटेंट राइट हो जाती है उस पर, कोई और नहीं बना सकता उस ब्रांड से, कोई और प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता। तो वैसे ही इसने क्या किया था, पोर्टुगीज वॉज द फर्स्ट हु हैज डिस्कवर्ड सी रूट विद इंडिया, विद ईस्टर्न कंट्रीज। देन if other countries come to carry out trade with the same route, then definitely he will have to pay tax, they will have to pay tax to Portuguese. So Portuguese established blue water policy. If any other European countries, जैसे कि हमने देखा कि उसके बाद भी आए, डच आया, डेंस आया, इंग्लिश आए, है ना, अदर का फॉरेन कंट्रीज आए, तो अगर उनको ट्रेड करना है सी रूट से तो उनको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। And that's why D. Almeida was the first governor of Portuguese who had initiated blue water policy, right, to establish their hegemony over the sea route, right. दूसरा सेकेंड गवर्नर इंपॉर्टेंट था, अल्फोंसो अल्बुकर्क, नाम थोड़ा इसका ही है, अल्बुकर्क, ठीक है। इनकी he was considered second governor of Portuguese who was considered real founder of Portuguese in India. It was Alfonso Albuquerque who considered real founder of Portuguese in India, right. तो इनकी कुछ मेजर कंट्रीब्यूशन होगा। सपोज कोई कंपनी स्टैब्लिश हुई है, राइट, ओपन हुई है, तो वो स्टार्टिंग फेज में होता है, सीईओ अपॉइंट किया जाता है। अगर कोई सीईओ कुछ ऐसा काम करे, कोई उसको कंट्रीब्यूशन दे, सो दैट कि पूरे वाइड लेवल पे वो कंपनी फैल जाए, तो कंट्रीब्यूशन किसको जाएगा, उस सीईओ को ही जाएगा, रियल फाउंडर के नाम पे, कि कंपनी किसी और की है बट ही इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ दैट कंपनी। सो देयर वाज द सेम सिचुएशन, अल्फोंसो अल्बुकर्क वाज कंसिडर्ड रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज एम्पायर इन इंडिया। अब इनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी वो भी जानना चाहिए हमें। जैसे इनका कंट्रीब्यूशन डी अल्मेडा का क्या था, ब्लू वाटर पॉलिसी को इनिशिएट किया। अब इसकी कंट्रीब्यूशन क्या था, अल्फोंसो अल्बुकर्क का, इन्होंने बीजापुर को इन्होंने गोवा रूलर से क्या किया, छीन लिया। गोवा रूलर से क्या किया। अब ये बताओ, आपके घर में कोई मेहमान आया, हमारे घर में कोई मेहमान आया, हम पे ही हक जताना शुरू कर दे, ऐसे मत करो। सपोज छोटे में कोई मेहमान आते थे और अगर डांट दिए तो मन में सोच लेते थे अब कुछ क्राइम करना है, अब कुछ कर देंगे, है ना। एक बार मैं क्या किया था, एक मेहमान आए थे, उनकी घड़ी मुझे पसंद आ गया, है ना। अब घड़ी मुझे पसंद आया, मैं बोला घड़ी दे दो मुझे, कुछ नहीं बोला। फिर दोबारा बोला मुझे घड़ी चाहिए, अब घर वाले भी दिला दे तब तो, अब बोले कुछ नहीं बोला। अब शाम की टाइम हो गया, अब देखा सो रहे, घड़ी गायब होगी। अब घड़ी में लाइट जल रहा था, होते हैं ना रेडियम वगैरह समथिंग। अब मुझे खोलने की लगी थी उस घड़ी को, अब मैं उसको खोल दिया। अब खोलने के बाद वो लगा नहीं पाया, अब क्या करता मैं, अब उस घड़ी को मैं फेंक दिया जाके, और बन गया इंसान, मुझे नहीं पता। अब घर में जो चंचल बच्चा होगा उसी को पकड़ेंगे सब। अब घर वाले उन्होंने बोला कि घड़ी नहीं है मेरी, मैं पहना हुआ था हाथ में। अब मैं बोला कि मुझे तो नहीं पता है, मुझे बुलाया गया, घड़ी कहाँ है, बोला मुझे तो नहीं पता, बिल्कुल नहीं जानता। थोड़ा लगाया गया 1-2 लाख, उसके बाद बोल दिया हाँ ले लिया, तोड़ दे, टूट गई। तो वैसे क्या हुआ, इन्होंने ये रियल फाउंडर कंसीडर किया जाता है, और इन्होंने बीजापुर को अपने अंदर एज ए टेरिटरी कैप्चर कर लिया था, बीजापुर फ्रॉम गोवा रूलर से। तो अब आपके घर में मेहमान आए, आपसे ही कोई चीज़ छीन ले, है ना, आपकी प्रॉपर्टी, बोले अब तो मेरा हो गया घर, निकलो पाटो यहाँ से। वैसे इसने क्या किया, ये आया ट्रेड करने के लिए, और इसकी इतनी हिम्मत, इसने बीजापुर को कैप्चर कर लिया, किसे, गोवा रूलर से। तो ऑब्वियसली he is the first person who can be considered as who has established deterrence in India, right। deterrence establish किया, अपना एम्पायर establish किया, क्योंकि हमारे कंट्री में ट्रेड पर्पस के लिए आया और पूरी टेरिटरी इसने कैप्चर कर ली, अपने अंडर ले लिया। अब यहाँ पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, जो भी ट्रेड पॉलिसीज होगी, कौन बनाएगा, पोर्टुगीज, कंप्लीट सॉवरेनिटी, राइट।
So that's why he is considered as a real founder of Portuguese empire in India. ठीक है, note it down. समझ में आ रहा है ना? स्टोरी ध्यान से सुनो और सिर्फ सिनॉप्सिस बना लो, ठीक है? दैट वुड बी एनफ. सेंटेंस लिखना अपने अकॉर्डिंग तो फ्रेम कर लो, अदरवाइज डिक्टेशन कराऊंगा दैट वुड बी टू मच, है ना, बोरिंग. डन. फिर क्या हुआ, ब्रिटिश आए. अब इसमें से जो भी सब आए तो यहाँ टिके कौन? सिर्फ ब्रिटिश सिटी का. प्लेयर तो बहुत होते हैं, बहुत खेलते हैं, लेकिन कोई आईपीएल में सिलेक्शन किसका होता है? किसी एक का ही. एग्जाम तो बहुत सारे स्टूडेंट देते हैं एवरी ईयर. कोई भी एग्जाम ले लो 5 से 6 लाख फॉर्म जाना ही जाना है ना, ज़्यादा ही होता है. एक बार एमटीएस का रेलवे में आया था तो उसमें 70 लाख के आसपास फॉर्म गया था इंडिया में, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ 2000 लाइक अराउंड 20,000. अब 20,000 पोस्ट के लिए, वो भी एमटीएस लेवल का जॉब के लिए, डी लेवल का जॉब के लिए 70 लाख फॉर्म अप्लाई हो रहा है, करोड़ के आसपास हो रहा है. यू कैन इमेजिन द एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री, राइट? सो फिर तभी क्या हुआ, ब्रिटिश वॉज द वन हु हैज मेंटेन डिटरेंस इन आवर कंट्री एंड हु हैड एस्टैब्लिश्ड देयर एम्पायर इन कंट्री, राइट? फिर क्या हुआ, ब्रिटिश की रियल इस्टेब्लिशमेंट कब कंसिडर किया जाता है? रियल इस्टेब्लिशमेंट ब्रिटिश की कब? ब्रिटिश अपना आया, जहांगीर कोर्ट में गया 1608 में, 1765. वाई? ब्रिटिश ने फिर जहांगीर कोर्ट में गया, देखो आ रहा हूं मैं टॉपिक पे. ब्रिटिश इंडिया में आया, जहांगीर उस टाइम इंडिया किस नाम से जाना जा रहा था? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश, आई एम आस्किंग अबाउट इन द 18th सेंचुरी. 17th सेंचुरी ले लो, क्योंकि 12th मुगल एम्पायर 1526 से ही इस्टेब्लिश हो गया था, बाबर, है ना? तो 16th सेंचुरी से मुगल की 1526 में इस्टेब्लिशमेंट हो गया था. बाबर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी के साथ फाइट किया था, ठीक है, पढ़ाया हूं ना. तो 1526 के बाद से मुगल एम्पायर इंडिया में स्टैब्लिश हुआ. अब मुगल का एक्सटेंट इतना फैल गया कि पूरे इंडिया को किस नाम से जानने लगे? मुगल इंडिया के नाम से, राइट? फिर ब्रिटिश क्या हुआ, ब्रिटिश गया मुगल कोर्ट में, और उस टाइम पे मुगल कोर्ट का किंग कौन था? मुगल का किंग कौन था? जहांगीर था. अब इसके कोर्ट में गया, बोला कि गिव अस परमिशन टू एस्टैब्लिश ट्रेड, राइट? हमें परमिशन दो ताकि हम ट्रेड कर पाए आपके रीजन में, राइट? तो उसने बोला कि ठीक है हम दे देते. पहले से भी रूल कर रहा था, पोर्टुगीज वगैरह ट्रेड कर रहा था, राइट? तो इसने दे दिया इसको कंसेशन, इसको गारंट कर दिया परमिशन इसको दे दिया. फिर क्या हुआ, जो इसके नॉवेल्स थे जहांगीर के कोर्ट में, दे वर वेरी करप्ट, राइट? दे थॉट if there will be multiple parties, there can be breach of policy and there can be limited scope of corruption, right? अगर क्योंकि बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी ना, अगर कोई और आ जाएगा, मोनोपोली सिर्फ मेरा ही, अभी मार्केट में एक ही शॉप है, मल्टीपल शॉप आ गए तो ऑब्वियसली बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी कस्टमर की, राइट? अब इसने क्या किया, सिर्फ पोर्टुगीज को दे रखा था लाइसेंस ट्रेड कैरी आउट करने का. बाद में आ गया ब्रिटिश. अब ब्रिटिश को बोला, ब्रिटिश भी डिमांड किया कि हमें भी दो भाई लाइसेंस, हम भी ट्रेड करना चाहते हैं. तो इसके जो नॉवेल्स थे जहांगीर के कोर्ट में, दे वर रिलक्टेंट ऑफ गिविंग एनी काइंड ऑफ कंसेशन, एनी काइंड ऑफ लाइसेंस टू एनी अदर पार्टी, राइट? वो नहीं चाहते थे किसी और पार्टी को लाइसेंस मिले ट्रेड कैरी आउट करने का, बट जहांगीर ने दे दिया. बट अंडर द प्रेशर ऑफ नॉवल क्या किया इसने, फिर कैंसिल कर दिया. जो भी लाइसेंस दिया गया था कैंसिल कर दिया. नाउ यू आर नॉट अलाउड टू कैरी आउट योर ट्रेड, शट डाउन योर
फैक्ट्री, शट डाउन योर वेयर हाउसेस एंड निकलो यहाँ से। ठीक है, फिर दोबारा ट्राई किया इसने। फर्स्ट टाइम कब किया? 1608 में। दूसरी बार फिर किया 1615 में। 1615 में इस टाइम पे जहांगीर बोला कि मैं किसी का ना सुनने वाला, जो करना है कर लो, रिजाइन देना रिजाइन दे दो, निकल लो, है ना। अब इस बार मैं दे के मानूंगा। अब इसने इसको दे दिया फिर से परमानेंट, इसको लाइसेंस दे दिया, अभी अपना स्टैब्लिश स्टार्ट कर दिया। फिर इसकी बाद बारी आती है 1717 में। कौन रूल कर रहा था? लेटर मुगल्स का पीरियड था। हाँ, लेटर मुगल्स। कौन रूल कर रहा था? फर्रुख सियार। कौन था? फर्रुख सियार। अब इसने क्या दिया? अब इसको एक बीमारी हो गई थी, समथिंग पीलिया टाइप का कोई बीमारी हो गया था इसे, राइट। सो दैट टाइम ही वाज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज एंड जो भी उस समय क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, चिकित्सा, फिजिशियन जो होता है ना, जो डॉक्टर उस टाइम के होते थे, ठीक है। अब उससे ठीक नहीं हो पा रहा था ये फर्रुख सियार, वैद, ठीक है, ठीक नहीं हो पा रहा था। आफ्टर दैट क्या हुआ कि ब्रिटिश ने अपना एक फिजिशियन भेजा, ब्रिटिश ने, और ही सक्सेसफुली क्योर्ड फर्रुख सियार, क्योर कर दिया। फर्रुख सियार गॉट वेरी हैप्पी, दाओ चमत्कार हो गया, तुमने मेरी जिंदगी दे दी। आफ्टर दैट ही डिसाइडेड टू गिव कंसेशन। अब इसने कंसेशन दे दिया ब्रिटिश को। कंसेशन क्या दिया? रॉयल फरमान जारी किया इसने। क्या जारी किया? रॉयल फरमान। ऑब्वियसली रॉयल क्लास था, मुगल इंडिया, मुगल का एक किंग था, तो रॉयल फरमान जारी किया इसने। अब इस फरमान में क्या बोला? यू आर अलाउड टू कैरी आउट ट्रेड इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, राइट, विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस। कोई टैक्स नहीं लगेगा, आप फ्री हो, जाओ जो करना है करो, धूम मचाओ, ठीक है, दे दिया। उसके बाद इसने एक और बोला कि आप अपना कॉइन भी मिंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कॉइन भी अपने नाम से मिंट कर सकते हैं। मिंट मतलब करेंसी अपने नाम का। बाद में जो कि कैंसिल कर दिया गया था मीर कासिम के द्वारा, ठीक है। वहीं से फिर इसका क्या होता है? ट्रेड वाइड लेवल पे होना स्टार्ट हो जाता है, बंगाल बिहार वाले रीजन में फैल जाता है ब्रिटिश की ट्रेड, ठीक है। जस्ट एक लिंक लेके चलना कि ब्रिटिश कैसे स्टार्ट हुआ, फिर कैसे कैसे क्या हुआ, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि एक पैटर्न माइंड में बन जाए। यस, हाँ, ऑब्वियसली देना पड़ेगा उनका स्टार्टिंग में। अब एक हो गया ताकतवर हो गया, तब दूसरे क्या बोलेगा? आंख दिखाएगा ना, बोलेगा अब आजा, अब क्या कर लेगा, अपना देंगे, बोलेगा, है ना। तो वैसे क्या हुआ, स्टार्टिंग में जो ब्लू वाटर पॉलिसी हुआ, अब उसके तहत देना ही पड़ रहा था सबको। देन जैसे अब बिजनेस कंपटीशन बढ़ता है, वैसे राइवलरी भी बढ़ती है एक दूसरे में। नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर खत्म हो गया, क्योंकि वो अब डोमिनेंस हो गया ना मल्टी पार्टी को। पॉलिसी अब आपका 1498 में आया था, फिर अराउंड ले सकते हैं, सेंचुरी ले सकते हैं, 17 सेंचुरी तक, 17 तक ले सकते हैं, राइट। इट्स नॉट अ मैटर लाइक इट्स नॉट अ पॉइंट टू डिस्कस समथिंग लाइक दिस, राइट, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। अब कोई भी पॉलिसी आई होगी तो जब तक उसकी इफेक्टिवनेस है तभी तक चलेगा, फिर वो डाइल्यूट हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब मोदी जी आए, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, हालांकि कैमरे में बहुत अच्छा काम किए, है ना। तो बहुत बना भी, बहुत हद तक काम भी हुआ, लेकिन कुछ है जो कि डिससेटिस्फैक्शन है, अब उसको हम जाहिर भी करेंगे, ठीक है। हाँ, नहीं पता चले अगले दिन नोटिस, आइए, चलिए आप, ठीक है। फिर क्या हुआ? रॉयल फरमान इसको मिल गया कब? 1717 में। कौन दिया? फर्रुख सियार, मुगल किंग, लेटर मुगल का पार्ट था ये। और ये कब मिला था? 1717 में। और लेटर मुगल कब स्टार्ट हो जाता है? 1707, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, आफ्टर द डेथ ऑफ अभी जो औरंगजेब था ना, बहुत कट्टर टाइप का था। क्या था? बहुत कट्टर टाइप का था, राइट। ही वॉज कंसिडर्ड वेरी like fanatic and yeah, what we can say, what kind of word we can use for him, हाँ, he was very cruel ruler, क्रूअल था ये। अब ये क्या करता था? एंटी हिंदू पॉलिसी फॉलो करता था। जो भी नॉन मुस्लिम क्लास है उस पर जिजिया टैक्स लगाया था। जिजिया टैक्स इन द सेंस कि जो भी नॉन मुस्लिम क्लास है उसको टैक्स देना पड़ेगा अगर हमारे रूल में रहना है, तो हमारे एम्पायर में रहना है, तो सिक्योरिटी, नहीं तो कभी भी मार काट दिया जाएगा, कभी भी मर्डर कर दिया जाएगा। और जितने भी टेम्पल्स वगैरह थे सबको क्या किया? खत्म। Obviously that was the period when Islam was rapidly increasing,
right, in our country, because Aurangzeb and other rulers, they were promoting their own Islam, they were promoting their own religion in our country, right? So definitely there was the decline of Hindu religion, and there was increasing of Islam religion in our country, right? That was the period when peoples were getting converted into Islam to have a good life, right? क्योंकि उनके लिए बहुत सारा प्रिविलेजेस था. अब मुगल में उनको ना तो जॉब मिलता था, ना तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में वो शामिल हो सकते थे. सो दे वर मार्जिनलाइज्ड बाय द इस्लाम रूलर, बाय द मुगल किंग, राइट. बट आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1706, 1707 में डेथ हो गया. इसके बाद जितने भी रूलर आते हैं, दे वर नॉट एबल, वो पॉवर्टी थे, एबल नहीं थे. जैसे आए मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह, है ना, ये सब बोला जाता. दे वर फॉन्ड ऑफ वुमन एंड वाइन, बस नशे में डूबे रहना हमेशा. और दे वर इंडल्ज इन मैल प्रैक्टिसेस, दे वर इंडल्ज इन वाइन, they were indulged in women, they were indulged in so many kind of different things, right? But they were not able to manage their administration. वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान नहीं देते थे. एंड दिस वर द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल रूल इन इंडिया. फिर क्या हुआ, लेटर मुगल्स में क्या हुआ, मुगल का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया. ठीक है, अब यही देखो 1707 में अभी मैंने बताया कि औरंगजेब के बाद जितने भी रूलर आए वो एबल रूलर नहीं थे, राइट. दे वर पॉवर्ड, जितने भी आए दे वर फेल टू मैनेज देयर एडमिनिस्ट्रेशन वेरी इफेक्टिवली. और 1707 में मैंने क्या बोला, फरूख सियार ने क्या दिया था, रॉयल फरमान दिया था. तो ब्रिटिश क्या हो रहा था, मुगल रूल डिक्लाइन हो रहा था, मुगल रूल डिक्लाइन कर रहा था 1707 के बाद, औरंगजेब के बाद, राइट. और ब्रिटिश क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि 1717 में उसको क्या मिल गया था, रॉयल फरमान मिला था. अब ये ऑब्वियसली अब एक की पावर घट रही है तो दूसरे की पावर बढ़ेगी ऑटोमेटिकली, राइट. So British were increasingly strong in India, and Mughal were declining in their administration. और डिक्लाइन होते होते ऐसा आ गया एक समय कि सिर्फ वो कुछ दिल्ली में आके सिमट गया. मुगल कहाँ के, दिल्ली में आके सिमट गया. और लास्ट में क्या था, बहादुर शाह बचा था, जो कि 1857 में इसको भी डिपोर्ट कर दिया रंगून, म्यांमार. बोला अब तुम भी निकलो, और रेड फोर्ट क्या किया, खाली करवा दिया. ठीक है, और एंड ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया. ठीक है, मुगल एम्पायर खत्म हो गया और ब्रिटिश की स्थापना होगी. और ब्रिटिश कब हो गया, 1757, 1757, बैटल ऑफ प्लासी. अब इसमें क्या हुआ, इसको मौका मिला अपना ताकत दिखाने का, राइट. अब अपनी हुनर दिखाने का इसको अपॉर्चुनिटी मिल गई. ठीक है, अब इसने क्या किया, प्रिपरेशन कर लिया बहुत. 1500 में आए, 200-250 साल प्रिपरेशन चल गया इनका, है ना. अब इन्होंने सोचा कि नाउ वी हैव मोर क्यूरियोसिटी टू एस्टैब्लिश आवर ट्रेड, टू एक्सपैंड आवर ट्रेड, एंड नाउ वी आर इन अ बेटर पोजीशन टू डील विद सच ऑल बार्बरिक पर्सन, राइट. नाउ वी कैन डील वेरी इजीली. सो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे रूल कौन कर रहा था, अब ये मुगल था. अब मुगल का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया था. क्या स्टार्ट हो गया था, डिसइंटीग्रेशन. अब ऐसा होता है ना, सरकार है, गवर्नमेंट इज वेरी इफेक्टिव, राइट. अच्छे से वोट हो रहे हैं, शांति है हमारे कंट्री में, डेवलपमेंट हो रहा, वैसे है भी, सब कुछ हो रहा है ना. हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत अच्छे से खा पी रहे हैं, बहुत अच्छे से घूम रहे हैं, है ना, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, राइट. ये सब चीज़ें, कुछ दिक्कतें हैं. तो फिर क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी में. अब इसने क्या किया, सिराजुद्दौला यहाँ पे था, नवाब. कौन था, नवाब. अब ये बंगाल वगैरह कैसे बना, बंगाल, होल इंडिया वॉज पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर. पूरा इंडिया किसके पार्ट था, सिर्फ साउथ वाला कुछ पार्ट छोड़ के, ये वाला पार्ट छोड़ के पूरा किसके, कौन था, मुगल के अंदर में था. अब मुगल क्या हुआ, अब गवर्नमेंट जैसे वीक पड़ गया, जैसे शेख हसीना बांग्लादेश में क्या हुआ, गवर्नमेंट वीक पड़ गया तो क्या कर दिया, सबवर्जन हो गया, वाइप आउट हो गई गवर्नमेंट की. वैसे क्या हुआ, मुगल तो बहुत स्ट्रांग था, लेकिन जो वही क्या बोलते हैं उसको, 1707 के बाद, औरंगजेब के बाद जो भी रूलर आए वो अपने ही रंग में रंग ले रहे थे. ठीक है, तो उसके बाद वो संभालना मुश्किल हो गया. सो दे वर नॉट एबल टू सेटिस्फाइज द डिमांड ऑफ अदर रीजन. जो भी रीजन वो इनकलकेट पूरा इंडिया को कर रखा था, दे वर नॉट एबल टू मेंटेन देयर इफिकेसी, राइट. मर्डर, इनसिक्योरिटी, सब कुछ फैल गया, राइट. तो फिर क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया. बोला कि नहीं, आप लीड नहीं कर पा रहे हो, आप अच्छे से नहीं चला पा रहे हो. So we have enough understanding, we have enough arrangement, we can establish our own empire.
और उन्होंने अपना मुगल इंडिया से दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया, मुगल एम्पायर से। ठीक है, तो वैसे ही देखा हमने कि 1719 में बंगाल का स्थापना हुआ। क्या हुआ? और कौन किया ये स्थापना? मुर्शिद कली खान। और ये कौन था? मुगल कोर्ट में एक रूलर, नोबल था। मुगल कोर्ट में कौन था? नोबल था। अब उसी का नोबल था सब, क्योंकि ऑब्वियसली मुगल वाज द ओनली एम्पायर हु वाज रूलिंग इन इंडिया फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, राइट। तो ये नोबल जो था, इन्होंने ये बहुत कोशिश किया किंग को समझाने का कि आप ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान दो, बहुत कुछ करने की कोशिश की, बट किंग वॉज नॉट एबल टू लिसन द मुर्शिद कली खान। फिर मुर्शिद कली खान ने क्या डिसाइड किया? छोड़ो, मत करो, हम अपना सेपरेट हो जाते हैं, अपनी टेरिटरी लेके अपना हम खुद संभालेंगे। फिर इसने क्या किया? मुगल इंडिया से सेपरेट होके बंगाल का स्थापना किया। कब? 1719 में। एंड दे डिक्लेयर हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट फ्रॉम मुगल एम्पायर, राइट। तो इसने अपना कार्व्ड आउट कर लिया। अब जो इंडिया था, अब यहाँ पे क्या हुआ? छोटे छोटे में बंटना स्टार्ट हो गए, टूटना स्टार्ट हो गए। अब लड़ोगे आपस में लड़ोगे तो बाहर वाले तो फायदा उठाएंगे। अब दो लड़ोगे, अब दोस्ती हो गई, कोई तीसरा आ गया उसमें, तब वो तो मामला खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे होगा ना खत्म। तो वैसे क्या हुआ? अब ये सब लड़ना स्टार्ट हो गए। अब बीच में आ गया कौन? ब्रिटिश। बोला अच्छा बहुत बढ़िया मौका है, लड़ो, बीच में जो बचोगे उसको हम मार देंगे, है ना, खत्म। फिर क्या हुआ? अब ब्रिटिश यहाँ पे राइज करने लगा, ब्रिटिश का पावर राइज होना स्टार्ट हो गया। अब 1719 में बंगाल की स्थापना मुर्शिद कली खान ने किया। इसके बाद 1740 की बात करते हैं, अलीवर्दी खान रहा। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। 1740 में अलीवर्दी खान। फिर नवाब अपने आप को नवाब, क्या बोला? नवाब ऑफ बंगाल। तो पहला नवाब कौन बना? मुर्शिद कली खान, क्योंकि यही फाउंडर था, तो नवाब ऑफ बंगाल। अब इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया मुगल से, लेकिन दे एक्सेप्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ मुगल एम्पायर, नॉमिनल रूल ऑफ एम्पायर, मुगल एम्पायर। कंप्लीट इंडिपेंडेंट नहीं किया अपने आप को, बोला कि वी आर अंडर द मुगल एम्पायर बट वी विल फॉलो आवर ओन इंडिपेंडेंट पॉलिसीज, लाइक जम्मू एंड कश्मीर, जो कि वो लोग बोल रहे थे, है ना, कि हम आपके हिस्सा हैं लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूशन हम खुद बनाएंगे। सो दैट वाज द सिचुएशन एट दैट टाइम। फिर क्या हुआ? 1757 की बात है, 1757। इस टाइम पे कौन था? सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। कौन था? नवाब ऑफ बंगाल, राइट। और ये बंगाल जो था, पहले इसको क्लियर करते हैं। बंगाल वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द वेरी रिचेस्ट टेरिटरी इन इंडिया, राइट। बंगाल वॉज द वेरी प्रोस्पेरस रीजन इन आवर कंट्री। प्रोस्पेरिटी थी यहाँ पे, क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी थी, क्योंकि ये समुद्र के किनारे था ऑब्वियसली, और फर्टाइल लैंड है यहाँ पे, तो एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता था। इरिगेशन सिस्टम काफ़ी बेहतर था यहाँ। सो इट वाज कंसीडर्ड वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस इन इंडिया। ठीक है, रिचेस्ट था ये। अब ऑब्वियसली अब जो रिचेस्ट होगा, जो रिच टेरिटरी होगी, रिच स्टेट होगा, उसी की तरफ क्या होगा? फॉरेनर्स वो अट्रैक्ट होंगे, वहीं ट्रेड करना चाहेंगे, बिकॉज जहाँ सर्विसेज होंगे। अब हम कहाँ रहना चाहेंगे? जहाँ सर्विस अच्छी होगी, जहाँ पोल्यूशन कम होगा, है ना, जहाँ हेल्दी इन्वायरमेंट होगा, जहाँ क्राइम कम होगा। ऐसा ना बाहर निकले निपटा दिया कोई, है ना, बाहर निकले कुछ कर दिया, सुबह पता चले 2 बजे भूख लग गया, खाना नहीं मिलेगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो इस जगह पे नहीं रहना चाहेंगे। तो बंगाल वॉज वेरी रिच टेरिटरी इन इंडिया, सो ब्रिटिश इस्टेब्लिश देयर ट्रेड इन बंगाल। स्ट्रॉन्ग अपना एम्पायर कहाँ इस्टेब्लिश किया? बंगाल में। फर्स्ट टाइम क्या हुआ था? ब्रिटिश कितने तेज थे कि पहला इन्होंने जॉन नाम से, सर जॉन, इन्होंने यहाँ अपना फोर्ट बनाया था। क्यों बनाया था यहाँ? कि देखा कि इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, इधर से कोई भी अटैक करके निपटा देगा हमें, है ना। अब इधर बनाते हैं, इधर तो पानी है, अब इधर कितना सेना लेके आओगे? हाँ, बीच में ही ना हो, तुम्हारी बोट डुबा देंगे, उधर ही खत्म। अब इधर स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने अपना फोर्ट यहाँ बनाया। फिर इन्होंने देखा कि बंगाल इज वेरी रिच टेरिटरी इन इंडिया, राइट। सो इन्होंने अपना फोर्ट दोबारा यहाँ इस्टेब्लिश किया। फिर मद्रास में आए, पहले मद्रास, फिर बंगाल, फिर बॉम्बे। 3 ही प्रेसिडेंसी थी ब्रिटिश के टाइम पे। कौन कौन सा? बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास, 3 ही था, राइट। तो पहले मद्रास में अपना फोर्ट इस्टेब्लिश किया, फिर बंगाल में इस्टेब्लिश किया। तो बंगाल में जब इन्होंने ट्रेड किया तो काफ़ी बड़े पैमाने पे इनको प्रॉफिट हुआ, राइट। और जैसे जैसे इनको प्रॉफिट हुआ तो ऑब्वियसली ये स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। बहुत इन्होंने राइफलधारी को हायर कर लिया, गनमैन को हायर कर लिया,
अपनी सेना को बढ़ा लिया, है ना, सोल्जर्स हायर कर लिए और बड़े बड़े पैमाने पे इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कर लिया बंगाल में। कुछ लोग थे जैसे आज के टाइम पे अडानी अंबानी जी हैं और मोदी जी हैं, तो दोनों का दोस्ती काफ़ी अच्छा होता है, चाय पे चर्चा होती होगी, है ना, बहुत कुछ सांठगांठ चलता है, राहुल जी बोलते रहते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, है ना, दोस्ती होनी अच्छी बात है। अगर दोस्ती होगी तभी चल पाएगी देश, नहीं होगी तो देश कोलैप्स कर सकता है, राइट। तो वैसे क्या हुआ, उस टाइम पे जगत सेठ था, जगत सेठ नाम का मर्चेंट था। कौन था? मर्चेंट था। अब ऐसा माना जाता था जगत सेठ को, ही वॉज वेरी influencer, like he was a businessman, right, he was a businessman and he was known as a banker of bankers in Bengal, banker of bankers कहा जाता था, क्योंकि इनके पास इतना पैसा था कि पूरा बंगाल को खरीद ले, है ना, सर पे उठा ले बिल्कुल रातों रात, जब मन करे जब उठा ले, जब मन हुआ पटक दिए, है ना, इस तरीके का समझा जाता था। अब बैंकर ऑफ बैंकर्स बोलता था, क्योंकि गवर्नमेंट को जब जरूरत पड़ा ले लो, कितना पैसा चाहिए इतना। नवाब को जब भी हेल्प की जरूरत पड़ती थी, किससे हेल्प लेता था? जगत सेठ के पास, पैसे दे दो, हमारे पास पैसे नहीं है, स्कीम चलाना है, हमारे पास नंगे भूखे हैं, पैसे देने हैं उनको, चावल देना है, आटा देना है। तब ये क्या होता था, जगत सेठ क्या किया, वेरी इन्फ्लुएंसर था। अब ये पैसे देगा अगर नवाब को, तो ऑब्वियसली ही विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू कैरी आउट बार्गेन विद द नवाब ऑफ बंगाल, राइट। अब ये क्या पॉलिसीज को क्या इन्फ्लुएंस करता था, जैसे आज के टाइम पे होता है कॉर्पोरेट, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड लाया गया था ना अभी, ब्लैंकेट बॉन्ड के नाम से, जो कि अभी कोर्ट ने क्या किया, बोला आरबीआई को डायरेक्शन दिया कि आप डिक्लेयर करो बॉन्ड में कितने पैसे कहाँ से आए हैं, है ना, कौन कौन दिया है, कौन कौन कितना घूस खिलाया किस किस पार्टी को, है ना। तो अगर ये पता नहीं होगा तो हमें भी पता नहीं चलेगा, अंबानी जी दे रहे हैं ज़्यादा पैसा कि अडानी जी दे रहे हैं, कि कहाँ से आ रहा है पैसा बीजेपी के पास, है ना, कितने करोड़ आए हैं उसके पास, 14,000 करोड़ के आसपास समथिंग, है ना। तो इतने सब पैसे आए, हालांकि ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, हम स्टूडेंट है, हमें नहीं पढ़ना है ना, ठीक है। सब अच्छा है, दान देना चाहिए, तभी देश विकसित होगा, डेवलप करेगा, ठीक है, हम सिर्फ बता रहे हैं बस। फिर क्या हुआ, जगत सेठ वॉज इन द सेम पोजिशन, तो ही वॉज वेरी इफेक्टिव इन कैरिंग आउट एनी काइंड ऑफ बार्गेन रिलेटेड टू स्टेट विद द रिलेटेड टू टेरिटरी विद द नवाब ऑफ बंगाल, राइट। फिर इसके बाद क्या हुआ, जगत सेठ के अलावा जो था ब्रिटिश, अब ये दोनों क्या थे, बिजनेसमैन थे, ट्रेड कर रहे थे, ये भी ट्रेड से पैसा कमा रहा था, ये भी कमा रहा था, राइट। अब दोनों की बनेगी, ऑब्वियसली बनेगी, बिकॉज अब इसको भी जरूरत पड़ता था ब्रिटिश को, जगत सेठ से पैसे की, बिजनेस एक्सपैंड करना है तो अब नवाब को भी जरूरत पड़ता था, सो ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंसर, राइट। फिर क्या हुआ, 1756 की बात है, एक साल पहले, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ, उसके बैक में आ जाओ। 1756 में क्या हुआ, जब अलीवर्दी खान का डेथ हुआ, किसका? अलीवर्दी खान का। तब इसका ग्रैंडसन एक घसीटी बेगम फीमेल थी, घसीटी बेगम, और दूसरा सिराजुद्दौला। कौन? सिराजुद्दौला। अब आप पढ़ोगे हिस्ट्री, मेडाइवल इंडिया पढ़ोगे तो पहले वैसे ही होता था, वो चाचा को मार दिए, वो अपने भाई को मार दिए, वो अपने बहन को मार दिए और बन गए राजा, है ना, ऐसे ही होता था। तब इन्होंने क्या किया, दोनों के बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गया। इन्होंने बोला अलीवर्दी खान का ग्रैंडसन थे घसीटी बेगम और सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बोला कि हम नवाब बनेंगे, ये बोला तुम हुसैन नवाब बनो, हम नवाब बनेंगे, घसीटी बेगम। फिर क्या हुआ, दोनों के बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ। क्या हुआ? वॉर ऑफ सक्सेशन। अब वॉर ऑफ सक्सेशन में क्या किया, ऑब्वियसली अब होगा ना, किसकी सरकार बननी चाहिए, किससे हमें फायदा होगा, कांग्रेस बने कि बीजेपी बने कि आम आदमी पार्टी, है ना, किससे बार्गेनिंग अच्छी होगी। बार बार पार्टी पे ही आ जाता हूँ, क्या करूँ, बेस्ट एग्जाम्पल है अभी के टाइम पे ट्रेंड में, ठीक है। तो वॉर ऑफ सक्सेशन में क्या हुआ, जो ये जगत सेठ था, अब इसकी इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। जगत सेठ किसको सपोर्ट किया? घसीटी बेगम को। ब्रिटिश किसको सपोर्ट किया? घसीटी बेगम को, बिकॉज शी वॉज अ फीमेल। They must have thought that we will be in a better position to carry out any kind of bargain with Ghasiti Begum, as she is being a woman, so definitely she will be soft about our trade, about us. So इन्होंने सपोर्ट किया किसको? घसीटी बेगम को। सोचा कि पपेट बनाएंगे और बंगाल में फिर राज्य करेंगे, ठीक है। बट क्या किया, सिराजुद्दौला नहीं चलेगा, किसी का नहीं चलने देंगे हम, हाँ, अरेस्ट कर लेंगे, जेल में डालो, जितने मुख्यमंत्री है सबको निपटाओ, है ना, झारखंड रहे, दिल्ली रहे, सबको अंदर कर दो, ठीक है, करप्शन में। तो वैसे क्या हुआ, फिर वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ, सिराजुद्दौला ने क्या किया, सबको कर्व कर दिया और ये थ्रोन पे बैठ गया एंड ही बिकेम नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। अब जब ये नवाब ऑफ बंगाल बन गया, अब किसी का अगर राज्याभिषेक होगा तो वहाँ पे जाते हैं ना, न्यू एसपी कोई किसी डिस्ट्रिक्ट में आता है तो जाते होंगे कुछ लीडर, है ना, हम बीजेपी वाले हैं, हम ये फलाना वाले हैं, है ना, हमारा पुरस्कार है, लीजिए।
वेलकम टू आवर डिस्ट्रिक्ट, हम यहाँ के सर्वोपरि हैं, जो हैं हम ही हैं, आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप बताइएगा हमें। इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो, ताकि कुछ हम भी खाएं कुछ वो भी खाएंगे, है ना, वैसे ही होता है। तब ये नवाब ऑफ बंगाल जो सिराजुद्दौला बना, अब इसको कोई नहीं पूछा। पहले नजराना होता था, नजराना पेश किया जाता था, है ना। नजराना मतलब वही मुंह दिखाई, है ना। लेके जाते थे। हाँ, कुछ कुछ बोलते होंगे, आपका स्वागत है, आप बन गए राजा, है ना, हम बन गए प्रजा, अब हम दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों उन्नति के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन उन्नति कुछ नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ विनती होगा, वहाँ पे विनती करो। फिर क्या हुआ कि सिराजुद्दौला जब ये थ्रोन पे बैठा तो इसको नजराना देने के लिए ना ब्रिटिश हाजिर हुआ, है ना, ब्रिटिश हाजिर हुआ ना जगत सेठ को। जगत सेठ तो खुद ही घमंड में होगा, हम तो यहाँ के बैंकर और बैंकर्स हैं, तो हमें कौन क्या कर सकता है। अब ये लोग आए नहीं तो सिराजुद्दौला का बुरा फील हुआ कि ना कुछ पॉम्प एंड शो हुआ, हम राजा बने तो ना पटाखे फूटे, ना दिवालियाँ मनी, ना बैंड बाजा बजा, कुछ नहीं हुआ। ये तो बहुत गड़बड़ बात है, इसका मतलब नाराज है सब हमसे। फिर इसने क्या किया, उसी टाइम पे ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में राइवलरी चल रहा था, कंपटीशन चल रहा था। कहाँ, बंगाल रीजन में, राइट। अपना अपना फैक्ट्री ओपन कर रखे थे। ब्रिटिश क्या किया, फ्रेंच राइवलरी को देखते हुए अपनी सेफ्टी के लिए बहुत सारे गनमैन को हायर कर लिया, और जो फोर्ट था, फोर्ट के चारों ओर फोर्टिफाई करके कैनल लगा दिया, कैनन और गन इंस्टॉल करवा दिया, राइट, सो दैट ब्रिटिश कैन प्रोटेक्ट इट्स टेरिटरी फ्रॉम फ्रेंच अटैक। ठीक है। देन सिराजुद्दौला सॉ इट एज ए फ्लॉटिंग ऑफ हिज सॉवर्निटी, कि विदाउट टेकिंग परमिशन हाउ यू कैन इंस्टॉल गन ऑन योर फोर्ट, हाउ यू कैन रेज द gunman in our territory, in our region, right? You must have take consent from us because I am the Nawab of the Bengal, right? अभी गवर्नमेंट के बिना हम अगर कोई गन फैक्ट्री खोल दे, right? Obviously it is going to be illegal. कोई गन रख ले, obviously it is going to be illegal, right? So that time British did the same thing without taking permission from the Sirajuddaulah. He installed gun on the fort, seeing French rivalry in the Bengal, right? उसके बाद क्या हुआ, सिराजुद्दौला डिसाइडेड टू अटैक। पहले इसने वार्निंग दिया, बोला कि स्टॉप फोर्टिफाइंग योर रीजन, स्टॉप इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ गन मैन, राइट, एक्सपेल दिस ऑल थिंग्स एंड डोंट फोर्टिफाई, डोंट इंस्टॉल एनी काइंड ऑफ गन एंड वेपन्स, राइट। बट ब्रिटिश सुना नहीं है, कुछ ना सुनना है, निकलो तुम, नहीं माना। उसके बाद सिराजुद्दौला ने क्या किया, अटैक कर दिया, अटैक किया उसके फोर्ट पे। उसमें से टोटल 126 ऑफिसर्स ब्रिटिश का ऑफिसर्स पकड़े गए थे। 126 को क्या किया, एक छोटे से कमरे में सबको स्टफ कर दिया, बंद कर दिया और 2 दिनों के लिए छोड़ दिया। ठीक है। 2 दिन बाद देखा तो 126 में से सिर्फ कितने बचे थे, 7। 126 में से 7 बचे, बाकी सब अंदर ही खत्म, है ना, अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद क्या हुआ, सो डिफरेंटली दैट वाज द सिचुएशन ऑफ, दैट वाज द ट्रबल सिचुएशन। चारों तरफ हाहाकार मच गया कि कितना क्रूअल रूलर है ये। आया नवाब, आते ही धमाका मचा दिया, तो बिल्कुल बम फोड़ दिया, है ना, सबको निपटा दिया ब्रिटिश को। ब्रिटिश सारे भाग गए छोड़ के फोर्ट, है ना। तो वहां से अल्टीमेटली फिर बुलाया गया किसको, रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को, ही वॉज कंसिडर्ड वेरी इंटेलिजेंट मैन, राइट, ही वॉज कंसिडर्ड वेरी इंटेलिजेंट मैन एंड वेरी करेजियस। ये मद्रास में था उस टाइम पे। तो इसको बुलाया गया और इसको चार्ज दिया गया बंगाल का सपोर्ट लिया। ऑब्वियसली अगर एक रीजन में अगर अटैक हो गया तो दूसरे रीजन से लेगा ना, हेल्प तो लेना पड़ेगा। तो मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव था, वहाँ भेजा गया कि हमें सपोर्ट चाहिए। अब बंगाल में ये पहुंचा अपना कॉन्टिजेंट एंड सोल्जर सब कुछ लेके पहुंचा, वेपन्स वगैरह, ये आया। अब इसने क्या किया, पहले तो पीस एग्रीमेंट साइन हुआ। सिराजुद्दौला ने कॉम्पनसेशन भी दिया, जिनकी जाने गई कॉम्पनसेट किया, पैसे दिया, और एक पीस एग्रीमेंट भी ब्रिटिश से साइन किया, ठीक है। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव सोचा कि नहीं, इतने से काम नहीं होगा, इसको जब तक हटाएंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इतने लोगों को मारा है, ये हमारा इमेज को टार्निश किया है ना, इमेज को खराब किया है इंटरनेशनल लेवल पे और इंडिया में। फिर इसने क्या किया, एक कूप बनाया। कूप क्या होता है, सिराजुद्दौला का कमांडर था, आर्मी कमांडर। कौन था बताओ, मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर। अब इसके साथ मीटिंग सेट किया अपना ब्रिटिश, बोला कि ऐसा करते हैं,
हम आपको यहाँ का नवाब बनाना चाहते हैं। वो खुश हो गया, अरे हम तो अभी सोल्जर थे, कमांडर है, आप हमें राजा क्यों बनाना चाहते हैं, ऐसा क्या ऑफर आ गया। बोला कि नहीं, आप इस पोजीशन के लिए लायक नहीं है, आप इससे बड़ा पोजीशन पर बैठना चाहिए आपको, बिकॉज यू आर वन ऑफ द मोस्ट एबल कमांडर, राइट, बिकॉज यू आर मैनेजिंग सच लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस, राइट, एंड यू आर एबल टू हैंडल ऑल द थिंग्स। इसको ब्राइब दिया। अब बोला कि ऐसा करना है आपको, जब हमारे बीच में बैटल होगा तब आपको अपने सोल्जर्स को आदेश ही नहीं देना है ना, बैक ले लेना है। उसके बाद सिराजुद्दौला अकेला बच जाएगा, उसको कूट देंगे पकड़ के, ठीक है। फिर क्या हुआ, दोनों के बीच में बैटल होता है, बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी में दोनों भिड़े, कौन कौन, ब्रिटिश और सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल। अब ये नवाब ऑफ बंगाल आए, सिराजुद्दौला, ये मीर जाफर जो है क्या बोलता है कि आप ऐसा करो, हम तो ऐसे ही देख लेंगे, तो 2-4-5 हज़ार है ही हमारे पास, इतना सोल्जर है, आप क्यों कष्ट ले रहे हो, आप चले जाओ यहाँ से। अब उसको बैटल ग्राउंड छोड़ने के लिए बोल दिया सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला वहाँ से छोड़ के चला गया। उसके बाद बोला आपकी जीत हो गई, हमारा सोल्जर आपका हो गया, बिना लड़ाई किए इसने डिक्लेयर कर दिया। और ये कंप्लीटली पूरे सोल्जर के साथ किसके साथ मिल गया, ब्रिटिश के साथ मिल गया, ठीक है। अब ब्रिटिश के साथ मिल गया। अब ये यहाँ सिराजुद्दौला जा रहा था, बीच में इसको पकड़ के और इसकी हत्या कर दी गई, किल, राइट। सिराजुद्दौला का स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एंड इसके बदले बैटल ऑफ प्लासी जब ये जीत गया, तब इसका तो और मन बढ़ गया, ना वी आर द सर्वोपरि, वी कैन डू एनीथिंग, वी आर द सुप्रीम रूलर ऑफ बंगाल। अब इसने क्या किया, फर्दर अपनी सुप्रीमेसी असर्ट की, वर्ल्ड में इसने अपना नाम कमाया, राइट, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम एंड इट वॉज द फर्स्ट बैटल which led to the establishment of British Empire in India completely, right, and strongly. It was the beginning for the British Empire when they had started acquiring territory in our country, क्योंकि इन्होंने क्या किया, बंगाल को पूरा completely अपने हाथ में ले लिया। फिर उन्हें एज ए पपेट, जो कि अग्रीमेंट हुआ था, मीर जाफर को नवाब ऑफ बंगाल बना लिया। अब इनको ज़रूरत क्या था, अगर जब ये किल करके ये बन ही गए मास्टर, तब इनको मीर जाफर को बनाने क्या जरूरत था, इसको भी निपटा दिए होते चाहते तो। लेकिन क्या था दैट टाइम, अगर कोई फॉरेनर आ जाए हमारे कंट्री में और अचानक बोल दे कि हम आप पे रूल करेंगे, हम हैं आपका गवर्नमेंट और हमारी बातें आपको माननी पड़ेगी, हम बनाएंगे आपके लिए पॉलिसीज़, तो ऑब्वियसली मास स्केल पे राइट छिड़ जाएगा, प्रोटेस्ट हो जाएगा। सो इन्होंने दिमाग से काम लिया, बोला कि ऐसा करते पपेट बिठाएंगे और इसके द्वारा काम करवाएंगे इनके लोगों से, है ना। तो वो दैट वुड नॉट अराइज एनी काइंड ऑफ एंटी सेंटिमेंट्स, राइट, ब्रिटिश अगेंस्ट सेंटिमेंट इन द माइंड ऑफ इंडियन पीपल। सो दैट वाज द सिचुएशन। अब मीर जाफर बैठा, अब इससे खूब ब्राइब लिया, जब मन हुआ जितने पैसे वसूलो, कोई टैक्स नहीं देना है नवाब को, जैसे मन करे वैसे ट्रेड करो, और साथ में पैसे भी ब्राइब, मीर जाफर से पैसे भी लेता था टाइम से। मीर जाफर इससे परेशान हो गया, बोला कि हम कितने पैसे दें, आई एम नॉट एबल टू, आई एम पपेट, आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर द पीपल, राइट। अब ये परेशान हो गया। अब इसने क्या किया, ही वॉज नॉट एबल टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ ब्रिटिश, राइट। ब्रिटिश की एस्पिरेशंस बढ़ती गई, बिकॉज बंगाल वॉज वन ऑफ द प्रोस्पेरस टेरिटरी इन इंडिया एट दैट टाइम। सो क्या हुआ, मीर जाफर को हटा दिया, बोला कि तो आप हटो, आपसे काम नहीं हो रहा, संभल नहीं रहा, आप ठीक तरीके से हमारा काम नहीं कर पा रहे हो। फिर लाया इसको मीर कासिम आया, इसी का ये समझा जाता था, क्या बोलते हैं उसको, इसकी बेटी की शादी हुई थी मीर कासिम से। अब मीर कासिम को ले आया यहाँ पे, ठीक है, सन इन लॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सन इन लॉ, ठीक है। तो मीर कासिम को बिठाया थ्रोन पे। ना फिर क्या हुआ, 1760 में कौन आया, मीर कासिम, नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। अब इसने क्या किया, अब इसने भी पैसे लिए, अब इसको बनाया तो इससे भी घूस लिया कि पैसे तो हम तुम्हें नवाब बना रहे हैं, राइट। मीर जाफर को हटा के इसको इंस्टॉल कर दिया थ्रोन पे। आफ्टर दैट मीर कासिम ऑल्सो फेल टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ ब्रिटिश। अब इसने भी काम नहीं किया, ही वॉज एबल रूलर, ही वॉज कंसिडर्ड एबल रूलर। सो ही डिसाइडेड टू शिफ्ट इट्स कैपिटल फ्रॉम बंगाल टू मुंगेर। बंगाल से, हालांकि मुंगेर भी बंगाल का ही पार्ट था, लेकिन उसने क्या किया, शहर चेंज कर लिया अपना कैपिटल। बोला कि अगर ब्रिटिश से दूर होना है, इन्फ्लुएंस हटाना है, तो सबसे पहले अपना कैपिटल हटाना पड़ेगा यहाँ से। अब उसने क्या किया, बंगाल से, पहले ढाका था बंगाल का, जो आज बांग्लादेश है, पहले वहाँ था, वहाँ से कौन शिफ्ट किया था, अली वर्दी खान, कहाँ, बंगाल। बंगाल से फिर इसने कहाँ शिफ्ट कर दिया, मुंगेर। कहाँ है मुंगेर आजकल, कहाँ है बताओ,
गन फैक्ट्री मुंगेर, ब्रिटिश के टाइम पे यहाँ पे गन फैक्ट्री था, अभी भी चलता है मिनी फैक्ट्री, है ना, हालांकि वो इलीगल चलता है, टाइम टाइम पे इवोल्व होते रहता है ना। अब तो कंप्लीट वाइप आउट हो गया है, और जो पुराने फैक्ट्री हैं गवर्नमेंट का उसको रीस्टार्ट करने की बात चल रही है। मोदी जी बोले हैं कि बिहार में परिवर्तन होगा, हम ऐसा करते हैं, हम कुछ दे देते हैं आपको, एयरपोर्ट बनवा देते हैं, कुछ और, आप वोट हमें ही करना, इधर उधर कहीं मत जाना, जो देंगे हम ही देंगे, है ना। तो ये बातें चलती रहती है। तो मुंगेर में क्या हुआ, अपना कैपिटल इसने शिफ्ट कर लिया। कौन शिफ्ट किया, हु शिफ्टेड, क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे, हु शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम बंगाल टू मुंगेर, नीचे दे देगा मुर्शिद अली खान, मीर जाफर, मीर कासिम, नन ऑफ द अबव। क्या करोगे, मीर कासिम वॉज द रूलर, वॉज द नवाब ऑफ द बंगाल हु शिफ्टेड इट्स कैपिटल फ्रॉम बंगाल टू मुंगेर। ठीक है, फिर इसने क्या किया, नींद आ रही है, आर यू फीलिंग स्लीपी, अगर ठीक है चलो, फिर क्या हुआ, मीर कासिम आया, मीर कासिम को भी हटा दिया। ठीक है, जब इसने अपना कैपिटल मुंगेर शिफ्ट कर लिया, और इसने क्या किया, डच से इसने संपर्क किया, और डच को बोला कि हम अपनी सोल्जर्स को ट्रेन करना चाहते हैं, हमें सपोर्ट करो, है ना, ताकि हम ब्रिटिश से फाइट कर सके। अब इसकी इंटेंशन को ब्रिटिश ने समझ लिया, बोला कि जरूर कुछ गड़बड़ बात है, अभी अपना कैपिटल क्यों शिफ्ट कर लिया हमारे पास से, और they got to know about the intentions of मीर कासिम, so they decided to replace मीर कासिम as well। मीर कासिम से फिर फाइट होती है, दोनों की बैटल होती है। मीर कासिम क्या करता है, फ्लेड कर जाता है, भाग जाता है। कहाँ फ्लेड करता है, अवध फ्लेड करेगा। अवध में जाके उस टाइम पे अवध का नवाब कौन था, सुजाऊ दौला नाम था, कौन, सुजाऊ दौला, सिराजुद्दौला नहीं, वो अलग था, वो नवाब ऑफ बंगाल था, सुजाउद्दौला इसका नाम था। अभी आया यहाँ पे क्या बना, ग्रैंड अलायंस फॉर्म किया, बोला कि ऐसा करते हैं, ब्रिटिश के अगेंस्ट ग्रैंड अलायंस फॉर्म करते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं, और जीत जाएंगे तो फिर हम सब मिलके मिल बांट के काम करेंगे, है ना। तो इसी ने क्या किया, ग्रैंड अलायंस फॉर्म किया, और ग्रैंड अलायंस में कौन कौन था, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकेंड, शाह आलम सेकेंड, ये कौन था, मुगल किंग था। ठीक है, और किसके बीच में गठबंधन हुआ, शुजाऊ दौला, और तीसरा कौन, मीर कासिम, ये तीनों मिलकर ग्रैंड अलायंस फॉर्म किया, और लगभग 1 लाख के आसपास सैनिक थे इन लोगों के पास में, तीनों के पास में। ठीक है, और इधर कौन था, वीएस कौन था, ब्रिटिश। क्या जीता कौन, इनके पास सिर्फ 5 से 10 हज़ार फोर्सेस होंगे ब्रिटिश के पास, और इनके पास 1 लाख सैनिक था, राइट। अब इंडियंस जो सोल्जर्स थे वो लड़ते थे कैसे, उनके पास दे वर हैव प्रिमिटिव वेपन्स, राइट, दे वर हैव देयर ओन वेपन्स, लाइक हाथी होता था, घोड़े होते थे, और भाला होता था, है ना, तीर होता था, ये सब होते थे। अब इनके पास क्या था, गन, हाँ चलाओ दूर से खत्म, है ना, गन था, तोप था, ये सब थे, बॉम्बर्स थे। अब इसने क्या किया, ये खत्म कर दिया, ग्रैंड अलायंस हार गई, ये हार गया, ब्रिटिश वॉन द, एंड बाय विच नेम दिस इवेंट्स वाज फेमस फॉर, दिस इवेंट्स वाज फेमस, किस नाम से फेमस है, बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो ये इवेंट हुआ, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, कब हुआ था ये, 1764, राइट, बैटल ऑफ बक्सर, कहाँ ये, बिहार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिश वीएस ग्रैंड अलायंस, राइट, इसके बीच में फाइट हुई, हु वॉन, ब्रिटिश। उसके बाद 2 एग्रीमेंट होता है, बोला कि अब तो जीत गए, अब आ जाओ। अब इसने ट्रीटी की, 2 ट्रीटी हुआ था, एक ट्रीटी ऑफ, किस नाम से ट्रीटी फेमस है, अब बोलेगा बैटल ऑफ बक्सर लेड टू द एग्रीमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू बैटल ऑफ बक्सर, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट रिलेटेड टू बैटल ऑफ बक्सर, नीचे 3 दे देगा, 4 दे देगा ऑप्शन, तो क्या करोगे, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद,
अभी दो एग्रीमेंट हुआ था, एक हुआ था 12 अगस्त को, 12 अगस्त 1765, और एक 16 अगस्त को हुआ था। ठीक है, एक तो किसके साथ हुआ, शाह आलम के साथ हुआ, किसके साथ, शाह आलम जो मुगल रूलर था उसके साथ हुआ, और दूसरा किसके साथ है, जो बीच में आए थे नवाब बनने के लिए, अवध, जो साथ दिया था, बोला कि तुम ही साथ दिए हो, तुम ही पे सबसे ज़्यादा फाइन लगाएंगे। तब इसी कौन लगाया, नवाब ऑफ अवध के साथ, अवध, और इनको करोड़ों रुपया देना पड़ा, वॉर इंडिमनिटी। ब्रिटिश का एक बहुत बढ़िया पॉलिसी था, वॉर लड़ते थे उसके बाद खर्चा लेते थे, हमारा इतना पैसा खर्च हो गया है दो, तो इन्होंने वॉर भी लड़ा और दोनों से वॉर इंडेमनिटी के तौर पे बहुत पैसे भी लिए। ठीक है, अवध से भी लिए, शाह आलम से भी लिए, और इस एग्रीमेंट में बदले में क्या मिला, शाह आलम को बोला यू विल बी री इंस्टेटेड एज अ रूलर, राइट, आप री इंस्टेटेड रहोगे, आपको हम नहीं हटा रहे। ठीक है, आप आराम से रेड फोर्ट में ही आप आराम करो, ठीक है, हम बाकी देख लेंगे। तो इसके तहत इसको क्या मिला, दीवानी राइट्स मिला। क्या मिला, दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स क्या होता है, दीवानी राइट्स क्या होता है, दीवानी का मतलब, दीवानी राइट्स, दीवान होते थे पहले, जो कलेक्शन करता था ना पैसे का, रेवेन्यू कलेक्शन, उसको दीवान बोलते थे, गांव में होता था दीवान। फिर दीवानी राइट्स मिल गया। दीवानी राइट्स का मतलब क्या हुआ, ब्रिटिश विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज इन बंगाल, राइट। तो बिहार बंगाल का क्या मिला इसको, बिहार बंगाल को बदले में क्या मिला, उड़ीसा, दीवानी राइट्स मिला, राइट। दीवानी राइट्स गोज इन वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश इन द एग्रीमेंट ऑफ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, राइट। शाह आलम के साथ ही हुआ। अब अवध के साथ क्या हुआ, अवध का बहुत सारा पार्ट चला गया बंगाल में, किसमें चला गया, बंगाल में, और इस पे हैवी फाइन, आई थिंक 5 मिलियन के आसपास का इस पे फाइन लगाया गया था नवाब ऑफ अवध के। ठीक है, उस पर फाइन लगाया गया। अब उसने इतना फाइन पे किया, तो ऑब्वियसली ब्रिटिश गॉट द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल। आफ्टर दैट व्हाट ब्रिटिश विल स्टार्ट, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग मोर एंड मोर मनी फ्रॉम द पीपल ऑफ बंगाल, राइट। अब उसने टैक्सेस बढ़ा दिया, अब मेरी मर्जी मैं कितना भी टैक्स लूँ, है ना। अब उसने अपने अकॉर्डिंग टैक्सेस लिया। अब जो फर्दर देखा गया ब्रिटिश की रेवेन्यू में, वो लार्ज स्केल पे उसकी रेवेन्यू इंक्रीज हो गई पिछले 4-5 सालों में ही। ठीक है, मान लीजिए अभी 1 लाख कलेक्शन आ रहा था गवर्नमेंट का, सीधा 10 पे पहुंच गया, सीधा 20 पे पहुंच गया, फिर 30 पे, फिर बढ़ते चला गया, और लोगों की एक्सप्लॉयटेशन बढ़ते चली गई, और इसकी रेवेन्यू साथ साथ में दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, प्रोसीड करो। फिर दीवानी राइट्स, (1765) में बंगाल। तो आपने देखा पहले बैटल ऑफ प्लासी, फिर बैटल ऑफ बक्सर। ब्रिटिश सक्सेसफुली won 2 consecutive war, right? In first war in 1757 and after that 1765, right? Treaty of Allahabad, ठीक है, that gave the powers of finance powers, दीवानी राइट्स, राइट। इसके बाद क्या हुआ, फिर 1765 के बाद 1857 की बात करेंगे, रिवोल्ट ऑफ 1857। चलो बताओ, 1857 रिवोल्ट का क्या कारण था, व्हाट वाज द रीजन, बताओ। इतनी स्टोरी याद रहेगी ना, स्टोरी याद रहेगी, बहुत ब्रीफली बताया हूँ, और जो इंपॉर्टेंट है वही बताया हूँ। ठीक है, बताओ, रिवोल्ट ऑफ 1857, हेडिंग दो, रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या हुआ इसमें, व्हाट वाज द इवेंट रिलेटेड टू रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड व्हाई इट हैड इरप्टेड, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। आपको समझ में आ रहा है ना सारा, ठीक है, बताओ।
अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाए, व्हेन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड, क्या बोलोगे? व्हेन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड, बोलो कब साइन हुआ था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद? 1764 में तो बहुत हुआ था। 1765, दो डेट बताया मैं, एक 12 अगस्त को, एक 16 अगस्त को। 12 अगस्त को मुगल किंग के साथ, 16 अगस्त को अवध के रूलर के साथ, अवध के नवाब के साथ, नॉट रूलर, नवाब के साथ, क्योंकि रूलर तो ये था मुगल किंग, ठीक है। और अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी ब्रिटिश गॉट दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, ठीक है। अब दे देगा वहाँ पे ट्रीटी ऑफ अलीगढ़, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, ट्रीटी ऑफ कुछ एक्स वाई जेड, नन ऑफ द अबव। क्या करोगे? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और ये PYQ आया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बताओ इसका रीज़न क्या था? मुगल तो बहुत पहले ही डिक्लाइन हो गया, 1757 में निपटा दिया उसे, फाइनली 1765 में ही, 64 में ही, है ना। शाह आलम को हराया तभी तो हो गया ग्रैंड अलायंस, हार गया मतलब हार गया मुगल एम्पायर। अब ये देखो कि 1757, उसके बाद 1764, है ना, 65 में एग्रीमेंट हुआ। फिर हम बात करें 1857 में। अब ये बंगाल वाला जो पार्ट था, बंगाल बिहार वाला, बंगाल जो आज का बंगाल है वो बंगाल नहीं था पहले, ठीक है। बंगाल मल्टी पार्ट्स में डिवीजन हुआ है उसका। बंगाल में पहले कौन? उड़ीसा बंगाल में ही था, बिहार बंगाल में ही था, ठीक है। बांग्लादेश पूरा कौन था? बंगाल ही था, राइट। सो इट वॉज वेरी वास्ट एम्पायर, इट वॉज वेरी वास्ट रीजन, ठीक है, बहुत लार्ज टेरिटरी था ये। तो बंगाल रीजन क्या हुआ, जब 1765 में दीवानी राइट्स मिला ब्रिटिश को, ठीक है। अब उसने क्या किया? एक्सप्लॉयटेशन इंक्रीज कर दिया, एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर दिया लोगों को, राइट। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, एडमिनिस्ट्रेशन हाथ में किसके हाथ में था? बोला कि आप सिविल मैटर नवाब संभालेंगे, जो बंगाल का नवाब होगा। उसके बाद ट्रीटी के बाद भी, ट्रीटी के बाद वापस किसको बिठाया था? मीर जाफर को। मीर जाफर को दोबारा ले आया, यार तू ही बढ़िया है, ठीक है, तू ही काम करेगा। तो मीर जाफर को दोबारा बिठाया और क्या किया? यहाँ 1857 में एक्सप्लॉयटेशन इंक्रीज हो गया। 1765 के बाद ही, दीवानी राइट्स मिलने के बाद ही इसने क्या किया? मनमानी तरीके से टैक्स कलेक्शन स्टार्ट कर दिया, राइट। लोगों की जो हैंड टू माउथ वाला सिचुएशन था उससे भी बदतर सिचुएशन हो गया बंगाल को, लोगों को, और काफ़ी बड़े पैमाने पे लूटपाट मचा। जो रिसोर्सेज था बंगाल का, वो फॉरेन सप्लाई करने लगे, ठीक है। बिकॉज देयर वॉज नॉट एनी रेस्ट्रिक्शंस ओवर द ट्रेड ऑफ ब्रिटिश, देयर वॉज नॉट एनी restrictions to the extent of carrying out trade and carrying resources of Bengal, ठीक है। तो उन्होंने ये स्टार्ट किया, तो क्या होगा? धीरे धीरे लोगों के साथ में जो पीपल थे, एक्सप्लॉयटेशन हुआ, बड़े पैमाने पे ब्रिटेन से लोग आए इंडिया, ठीक है, और ये बंगाल वाली टेरिटरी में सेटल होना स्टार्ट हो गए, राइट। सो दिस ऑल थ्रेटन द लाइफ ऑफ, थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ Bengal people, right. And there was also another reason over the period of time, if we go to discuss about all other measures taken by the British Empire in India, तो इन्होंने क्या किया कि 1765 के बाद एक तो इन्होंने टैक्स इंक्रीज कर दिया, लैंड टैक्स। मेन रेवेन्यू क्या था हमारा ब्रिटिश का? पहले लैंड टैक्स था, आज भी एक मेजर चंक है हमारा, है ना, जिससे रेवेन्यू कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो 1765 में भी लैंड टैक्स इंक्रीज कर दिया, इससे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। लैंड राइट्स जो था लोगों का वो भी छीन लिया गया, किसी का कोई हक नहीं है, सब ब्रिटिश का है, सब हमारा है, ठीक है। हम जो बोलेंगे वो सुनोगे, नहीं सुनोगे ठोक दिए जाओगे, ठीक है। बस ये चल रहा था। फिर क्या हुआ? 1857 की बात है, ब्रिटिश ने अपना वेपन्स को एडवांस किया, ठीक है। एक न्यू इनफील्ड राइफल नाम से क्या किया? इंट्रोड्यूस किया एक गन, ठीक है, एक गन इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम क्या था? इनफील्ड राइफल। क्या था? इनफील्ड राइफल, ठीक है। क्यों किया?
क्योंकि इसकी रेंज क्या था, लॉन्ग रेंज, क्या था ये, लॉन्ग रेंज राइफल था, और इसका निशाना भी बहुत तगड़ा था, ठीक है। तो इसने ये इंट्रोड्यूस किया अपने सिस्टम में, ठीक है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। और एडमिनिस्ट्रेशन का जो कॉम्पोजिशन था ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेशन का कॉम्पोजिशन था, जितने भी बड़े बड़े पोस्ट था, लाइक सूबेदार को छोड़ के इसके नीचे जितने पोस्ट था, जो क्लर्क लेवल का पोस्ट था, ठीक है, उसमें इंडियंस को हायर किया जाता था, ठीक है। और जितने भी ऑफिशियल रैंक थे उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, दे वर फुलफिल्ड बाय द ब्रिटिश, ओनली ब्रिटिश, नॉट इंडियंस, ओनली ब्रिटिश। इंडियंस वर नॉट अलाउड to go above a particular rank in the British administration, right। एक पर्टिकुलर रैंक से वो हायर नहीं जा सकते थे, ज्वाइन नहीं कर सकते थे, ना उनका प्रमोशन हो सकता था। फिर डिस्क्रिमिनेशन था उनके बीच में, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन क्या हो रहा था, जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको अगर 0.5 पैसे अगर दिया जा रहा है सैलरी के रूप में, ठीक है, तो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको सैलरी, ब्रिटिश सोल्जर थे सेम पोस्ट पे, उनको 3 रुपया दिया जाता था, ऐसे थे। दिस वॉज द ह्यूज डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ सैलरी बिटवीन द सोल्जर्स ऑफ ब्रिटिश एंड द इंडियन सोल्जर्स, राइट। एंड ऑल्सो इंडियंस वर परसिक्यूटिंग ऑन डिफरेंट लेवल्स एट मल्टीपल स्टेजेस, लाइक दे वर कॉल्ड बारब्रिक्स, भिखारी, फलाना ढिमकाना, ये वो बोल के वो परसिक्यूट करते थे लोगों का। इंडियन सोल्जर्स की कोई वैल्यू नहीं थी, राइट। ना तो उनको सैलरी मिलता था, ना कोई अलाउंसेस मिलते थे, ना कुछ मिलता था। अगर मान लीजिए इनको ओवरसीज जाना है, सेकेंड डिस्क्रिमिनेशन था। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट इन्होंने रॉयल इनफील्ड राइफल था, इससे रिलेटेड अभी और बातें करेंगे। सेकेंड क्या था, डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है। थर्ड इनका क्या आ गया कि अगर कहीं वॉर लड़ रहा है ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, मान लीजिए म्यांमार में या ओवरसीज, तो क्या करते हैं, इंडियन सोल्जर को वो एक्सपोर्ट करते थे, सेंड करते थे, वहाँ डिप्लॉय करते थे। अब ये पहले ये माना जाता था हमारे सोसाइटी में, आज भी बहुत तरह की मिथ चलती है हमारी सोसाइटी में, तब भी चलता था। और हमसे ज़्यादा मिथ्यावादी कौन है, यूरोपियन कंट्रीज है। हमसे बड़े पैमाने पे वो मिथ मानते हैं, बड़े चीज़ को मानते हैं। अब बताते कौन है, सिर्फ हम मिथ मानते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा तो वही चोर है, लूटा, बना लिया अपना घर, अब बोला कि हम तो डेवलप हैं, तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है, तुम तो भिखारी हो, ऐसे बोलते थे, है ना। उनको पता नहीं कि सबसे ज़्यादा चोर वही हैं। फिर क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, डिस्क्रिमिनेशन, जब सोल्जर्स को ओवरसीज ये डिप्लॉय करते थे तो इनको किसी तरह का अलाउंसेस नहीं मिलता था, किसी तरह का अलाउंसेस नहीं देते थे। अब लोग कोई जाना नहीं चाहता था, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनको अपने अगर रीजन में ही जॉब मिल जा रही है, तो ऑब्वियसली वाई दे विल गो अदर टेरिटरी एंड इनफैक्ट अदर कंट्रीज। और ये भी मिथ था इनके रिलीजन से रिलेटेड। हर कोई, आपको भी पता है कि रिलीजन के मामले में कोई भी कुछ नहीं सुनना चाहता, राइट। सो दैट वाज आल्सो द सेम सिचुएशन, they were very active in terms of religion, right। they don't want any kind of compromise, any kind of agreement related to religion, right। so उस टाइम पे क्या मानते थे ये, कि अगर आप चले गए अपने कंट्री को छोड़ के, ओवरसीज चले गए कहीं पे किसी अदर कंट्रीज में, तो आपका धर्म खत्म हो गया। जाते ही क्या हुआ, आपकी धर्म, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, सब समाप्त हो जाता है। तो एक तरह से वो क्या मानते थे, इसको इम्प्योरिटी मानते, इम्प्योर मानते थे, because and they were reluctant to go or to go any other countries directed by the British officials and British administrations. So this was also the abrasive nature of the British. They forced Indian soldiers to deploy in other territory, in other countries, right। So this also create a resentment among the Indian soldiers, ठीक है, इससे भी resentment हुआ। चौथा ये हम डिस्कस करते हैं फिर, रॉयल इनफील्ड राइफल का क्या था। दिस वॉज द ट्रिगर पॉइंट। एक होता है ना, जैसे अब रॉकेट लॉन्च करना है तो ट्रिगर पॉइंट होता है। अब this was the situation who had triggered among the Indians, and that caused the mass level scale and mass level protest which led to the revolt of 1857, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जो ये राइफल था, इनफील्ड राइफल था, इसका जो कारतूस था, ऑब्वियसली अगर कोई राइफल इंट्रोड्यूस किया गया है तो इसमें भी कारतूस भी उसका अलग होगा, साइज उसकी अलग होगी, कंपोजिशन उसका डिफरेंट होगा, है ना, पॉइजनस ज़्यादा होगा। तो इसका जो अपर पार्ट, अपर लेयर बना हुआ था, अपर लेयर जो बना हुआ था कारतूस का, ठीक है, अपर लेयर जो बना हुआ था वो ऐसा बोला गया कि पिग एंड काउ
फैट मिक्स, पिग एंड काऊ के फैट से बना हुआ है अपर लेयर वाला पार्ट, ठीक है। और उसको क्या होता था, मुंह से ऐसे टीयर करना पड़ता था, देन उसको लोड करके फिर चलाना पड़ता था। तो दिस इट हर्टेड द सेंटिमेंट्स ऑफ इंडियंस, हिंदू पीपल एंड मुस्लिम इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, बिकॉज पिग क्या माना जाता है उनका इस्लाम में वो पिग को ये मानते हैं क्या, इम्प्योर मानते हैं, और हिंदू में काऊ को हम क्या मानते हैं, प्योर मानते हैं, राइट। हमारे रिलीजन है वो, है ना। गाय हमारी माता है, अगर कुछ ना दिया तो हमें कुछ नहीं आता है, बट सब आता है, ठीक है। तो काऊ को मानते हैं और पिग को मुस्लिम में मानते हैं। सो इट क्रिएटेड अगेन इट क्रिएटेड रिसेंटमेंट अमंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन इंडिया, राइट। सो दिस वाज द फोर्थ रीजन। और एक डिस्क्रिमिनेशन था। फिफ्थ क्या मान सकते हैं, जो ब्रिटिश का पॉलिसी था, ब्रिटिश जो पॉलिसी थी बहुत हार्श पॉलिसी थी, मीन्स एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी था, एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी था। सो ये 4-5 रीजन, एक रॉयल इनफील्ड राइफल, राइट, दूसरी डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ सैलरी, तीसरा ओवरसीज डिप्लॉयमेंट, एंड चौथा क्या होगा, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ द पॉलिसी, ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी। ये 4-5 पॉइंट थे। दिस हैड क्रिएटेड रिसेंटमेंट अमंग द इंडियन पीपल्स एंड इन 1857 इट ट्रिगर्ड रिवोल्ट अगेंस्ट एंड मास लेवल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, राइट। अब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, झारखंड से स्टार्ट हुआ था, अभी झारखंड में है, देवघर बोलते हैं, ठीक है। देवघर से स्टार्ट हुआ, फिर फैलते फैलते मेरठ तक आ गया, फिर मेरठ से कहाँ तक फैल गया, दिल्ली तक फैल गया। अब डिफरेंट रीजन से डिफरेंट लीडर्स पार्टिसिपेट किए और 1857 को रिवोल्ट को लीड किए, राइट। लाइक जगदीशपुर बिहार से कौन थे, कुंवर सिंह थे। अब मेरठ से कौन थे, नाना साहेब लीड कर रहे थे, और कुंवर सिंह बिहार से लीड करते करते यहाँ पहुँच गए, ठीक है। और तो हाँ, झांसी से कौन थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थे, ठीक है। तो ये डिफरेंट रीजन से अपने रिवोल्ट को लीड कर रहे थे, राइट। ऑब्वियसली it has been said that there was the individual reasons for different sect of peoples to carrying out protest against the British Empire. सबका अपना अपना रीजन था, ऐसा माना जाता है, राइट। ये क्यों लड़ रही थी अपनी झांसी के लिए, झांसी मैं नहीं दूंगी, है ना। और ये जो नाना साहब थे, ये क्यों लड़ रहे थे, इन्होंने एक मैसेंजर भेजा था ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटेन में, अपनी जो क्या मिलता है वो पेंशन पास करवाने के लिए, राइट। पेंशन पास नहीं किया गया, इसलिए इनके मन में रिसेंटमेंट था कि मौका मिलेगा तो बता देंगे तुमको, ठीक है। अब जगदीशपुर से जमींदार थे कौन, कुंवर सिंह, ये लीड कर रहे थे, क्योंकि एक्सप्लॉइट कर रहा था वहाँ के जमींदारों को और वहाँ के लोगों को, वहाँ के माइग्रेंट लेबर्स को, ब्रिटिश। सो दिस ऑल रिसेंटमेंट कंबाइंड and exploded at a particular period, at a particular moment, and that was the moment of 1857, right। और ये एक्सप्लोड हुआ और ब्रिटिश के अगेंस्ट मास लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ, हर जगह लाखों की हजारों की संख्या में ब्रिटिश ऑफिशियल्स का मर्डर हो गया हर एक जगह पे, राइट। जो जेल में कैदी बंद थे सबको निकाल दिया गया। ऑब्वियसली अगर नंबर ऑफ सोल्जर्स ज़्यादा था, जो ब्रिटिश का कॉम्पोजिशन था उसकी सोल्जर्स की, वो ऐसा था 60 and 40 का कॉम्पोजिशन था, 70-30 का कॉम्पोजिशन था, 70-30। अगर 100 सोल्जर है तो उसमें 70 इंडियंस होते थे, क्योंकि उनको खर्चा कम, सैलरी कम देना पड़ता था, है ना, चीप होते थे, तो इस वजह से इंडियंस को ज़्यादा रखते थे। ऑब्वियसली जिस टेरिटरी में आप रूल कर रहे हो तो वहाँ के लोगों को मिलाना पड़ेगा, राइट, कुछ लोगों को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। तो 70 रेशियो ये था 70-30 का, 30 अगर ब्रिटिश हैं तो 70 इंडियंस था। अब इंडियन सोल्जर्स तो खुद यही करेंगे, क्योंकि इट वॉज अ प्रोटेस्ट ऑफ इंडियन सोल्जर्स, इट वॉज द रिवोल्ट इनिशिएटेड बाय द इंडियन सोल्जर्स। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी कैदी लोग बंद थे जेल में सबको निकाल दिया बाहर, और खीर खाए पिए और ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ना स्टार्ट कर दिए। और लड़ते लड़ते कहाँ आ गए, मेरठ से आप पहुँच गए दिल्ली। कहाँ पहुँच गए, दिल्ली। अब कोई भी प्रोटेस्ट है अगर उसका लीडर नहीं है, लीडर लेस प्रोटेस्ट है, सो डेफिनेटली दैट वुड नॉट बी इफेक्टिव, राइट, दैट वुड डायलूट ओवर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लाइक जैसे करोल बाग में स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ, देयर वाज नॉट एनी सिंगल लीडर who can lead the protest, that ultimately got diluted over the time, over the short time, right। So that was the same situation, so they thought, और जो नॉर्मल लोग थे, जो पब्लिक था, उन्होंने भी कुछ हद तक सपोर्ट किया इस रिवोल्ट को, बहुत लेवल तक सपोर्ट किया, जैसे फार्मर्स वगैरह थे उन्होंने भी सपोर्ट किया, और जो
मर्चेंट क्लास था, उन्होंने भी सपोर्ट किया, क्योंकि इनकी भी क्या हो रहा था, अपना इनका जो बिजनेस था वो भी कोलैप्स हो रहा था, क्योंकि ब्रिटिश ने क्या किया, सारा बिजनेस पे एक्वायर कर लिया था, सारा बिजनेस को हार्नेस कर लिया था, राइट, कैप्चर कर लिया था। अब इनको कुछ फायदा नहीं हो रहा था, तब इनकी भी अपनी इंटरेस्ट थी कि अगर इंडियंस का हमारा रूल होगा तो ऑब्वियसली हमारा जो ट्रेड है वो रिवैम्प होगा और ब्रिटिश की ट्रेड डिक्लाइन होगी। तब इन्होंने भी सपोर्ट किया, बोमन ने भी सपोर्ट किया, तो सोसाइटी भी सपोर्ट किया 1857 के रिवोल्ट को, राइट। फिर क्या हुआ, हजारों की थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स हैड बीन किल्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, कंप्लीटली वाइप आउट हो गया था इंडिया से। सिचुएशन ऐसी बनी, स्थिति ऐसे बन गया कि एक साल के अंदर क्या हुआ, ब्रिटिश घुटने पे आ गए और ब्रिटिश अल्टीमेटली समाप्त हो गए इंडिया से। फिर क्या हुआ, री इन्फोर्समेंट आया, ब्रिटेन से सोल्जर्स आए, ब्रिटेन सोल्जर्स आया, उसके बाद बड़े लेवल पे मास केयर किया गया इंडियंस का, बड़े लेवल्स पे रेप हुए, बड़े लेवल्स पे वायलेंस हुआ इंडियंस वुमन के साथ, इंडियंस बच्चे के साथ, तो उसमें लाखों की संख्या में मर्डर हुआ, राइट। मेरठ में नाना साहब ने हजारों ब्रिटिश सोल्जर्स और ब्रिटिश वुमन के साथ उन्होंने भी क्राइम बहुत किया था, बड़े बड़े पैमाने पे। इन रिप्लाई टू दैट इवेंट ब्रिटिश did the same thing. British also massacred thousands and lakhs of women, children, raped women and so on. Different kind of atrocities inflicted over the Indian peoples. Right. उसके बाद क्या हुआ, फिर 1858 में क्या हुआ, डिक्लेयर कर दिया गया क्राउन रूल। क्या हुआ, क्राउन रूल। क्राउन रूल का कहने का मतलब, पहले एक कंपनी रूल कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश अभी तक किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ब्रिटिश जब मैं बोल रहा था तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद क्या किया ब्रिटेन पार्लियामेंट ने क्या ओवरटेक कर लिया, बोला कि नाउ यू आर डीस्टेबलाइजिंग द सिचुएशंस इन इंडिया, यू आर नॉट एबल टू हैंडल द क्राइसिस, नाउ वी विल टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड चार्ज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। और क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ, क्राउन रूल 1858 में, ठीक है। फिर इसमें क्या हुआ, 1858 में क्राउन रूल स्टार्ट हुआ, और इस टाइम पे इसकी जो क्यून थी, राइट, क्यून इंडिया आई, और उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने सबको आश्वासन दिया कि आप लोगों को आपकी जो बेसिक राइट्स है वो रिस्पेक्ट की जाएगी, रिस्पेक्ट दी जाएगी, आपकी डिग्निटी रखी जाएगी। और जो किंगडम्स था हमारे कंट्री में, डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स थे, क्या था, प्रिंसली स्टेट्स था, अब उनको भी थ्रेट था, बिकॉज ब्रिटिश वर फॉलोइंग द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी इन इंडिया, दे वर एक्वायरिंग द टेरिटरी, दे वर थ्रेटिंग द लाइफ ऑफ द स्मॉल किंगडम्स, राइट। तो इन्होंने क्या किया, बोला कि प्रिंसली स्टेट्स की भी जो अपनी राइट्स है वो रेस्पेक्ट की जाएगी। एक था यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, ये बताना। लॉर्ड डलहौजी ने क्या लाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था, ठीक है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर कोई किंग का अपना इनहेरेंट सन नहीं होता है, राइट, अगर अपना उसका बेटा नहीं होता है, सो देन आफ्टर द डेथ ऑफ दैट किंग हिज एडॉप्टेड सन विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू विद द रूल ओवर दैट रीजन, राइट, इन इंडिया। बोला कि अगर उसका सन नहीं है, एडॉप्टेड सन है, तो एडॉप्टेड सन विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द ब्रिटिश एज द इनहेरेंट सन, ठीक है, रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, एंड दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू रूल कैरी आउट विद देयर एम्पायर इन द प्रिंसली स्टेट। फिर इन्होंने क्या किया, तो झांसी का क्या सिचुएशन था, उनका अपना बेटा नहीं था, झांसी की रानी की एडॉप्टेड सन था उनका, तो उन्होंने क्या किया, एडॉप्टेड सन के उन्होंने बोला कि नहीं, झांसी मेरी है, एडॉप्टेड सन है मेरा, तो वो रूल करेगा, कंटिन्यू करेगा। ब्रिटिश ने क्या बोला कि नहीं, अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाउ दिस टेरिटरी विल बी इंक्लूडेड इन द ब्रिटिश एम्पायर। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऐसा था कि जिनका इनहेरेंट सन नहीं था, वो टेरिटरी क्या होगा, किंग के डेथ के बाद ब्रिटिश एम्पायर में इंक्लूड कर दिया जाएगा, इंक्लूजन हो जाएगा, उनका सबमर्जन हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही फिर डिफरेंट उन्होंने किसी को एक्वायर करके कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया, किसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को कैप्चर कर लिया। वो अल्टीमेटली ब्रिटिश वाज फॉलोइंग द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी वो फॉलो कर रहे थे, एक्सपेंशन कर रहे थे अपने एम्पायर को, ठीक है, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ डिफरेंट एग्रीमेंट एंड डिफरेंट स्टेटमेंट, राइट। फिर क्या हुआ, 1857, फिर आया 1858 क्राउन रूल,
प्रिंसली स्टेट का जो कंसर्न था, अब इन्होंने क्या लाया, अब इनको तो एक नया इंट्रोड्यूस सेटअप करना पड़ेगा। जैसे अभी सीआरपीसी वगैरह चेंजेस हुए ना, सीआरपीसी, आईपीसी, ये सब चेंज हो गया, हुआ ना। तो सीआरपीसी क्या था, अभी किस नाम से आया बताओ, भारतीय न्याय संहिता। और सीआरपीसी कब बना था, सीआरपीसी 1860 में ही बना था। अब इसको लिंक कैसे कर लेना है, 1857 में कौन आया, बैटल हुआ। 1858 में कौन आया, क्राउन रूल, बिगिनिंग ऑफ द क्राउन रूल इन द 1858। अब 1858 में अगर क्राउन रूल, अगर एडमिनिस्ट्रेशन दूसरे के हैंड में अगर शिफ्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली दे विल मेक लॉज अकॉर्डिंग टू देयर ओन कन्वीनियंस। तो ब्रिटिश क्राउन रूल ने क्या किया, अपना एक सीआरपीसी लाया। सीआरपीसी तभी फॉर्म हुआ था, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, कर्व करने के लिए, एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट को कर्व करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, सब कुछ उन्होंने एक लॉ फॉर्मुलेट किया, ठीक है। एंड 1860 में क्या आया, सीआरपीसी, ठीक है। फिर 1872 और 1873 में दो और आए थे, कौन, एक एविडेंस एक्ट, कौन आया, एविडेंस एक्ट, और एक आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, ठीक है। फिर फाइनली आफ्टर इंडिपेंडेंस 1973 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने इसको चेंज करके नया सीआरपीसी इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। बीच में फिर इसको रोक दिया गया था, फिर कंटिन्यू किया गया सरकार बनने के बाद, तब से अभी तक चल रही थी। फिर अभी 1 जुलाई 2024 को क्या हुआ, न्यू सीआरपीसी, भारतीय न्याय संहिता, और क्या है, भारतीय सुरक्षा अधिनियम, यही है ना। और एक कौन सा है, न्याय संहिता, सुरक्षा अधिनियम और एविडेंस एक्ट। एविडेंस ये क्रिमिनल हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजर, और ये सुरक्षा वाले कौन हो गए, एविडेंस एक्ट। तीनों 1 जुलाई को इन्फोर्स किया, ठीक है। मैं फिर से लिख देता हूँ, लिख लेना। 1 जुलाई 2024 को क्या हो गया, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। और दूसरा क्या है, एविडेंस एक्ट। तीसरा क्या है, भारतीय सुरक्षा अधिनियम, ठीक है। ये इन्फोर्स किया 1 जुलाई 2024 को, इंपॉर्टेंट है, लिख लो, आ सकता है। चलो तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आप लोग नेक्स्ट क्लास में 1857 तक आप रिवाइज करके आओगे, ये टॉपिक रीड करके आना, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी आस्किंग सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कंटेंट दैट वी हैव कवर्ड सो फार इन द क्लास, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।